कंपटीशन कंपटीशन जो है वो मतलब आज मैं स्कूल में इंटर हुई हूँ वो तब से चालू हो गया। वो आई थिंक एंड जब तक आपका काम चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा। तो वो कंपटीशन में अब आपको विन कैसे करना है, तो वो सोच आई थिंक मेरी स्कूलिंग टाइम से ही आ गई थी। माइलस्टोन जो है आपके जीवन में वो छोटे छोटे आप रखो और उस पर आप सक्सेस लेते जाओ उस चीज को, और उस चीज को फिर 2x 3x आप करते जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एंड की बातें सोच लेते हैं पर वहाँ पे हम है ना छोटी माइलस्टोन की सक्सेस या उसकी हैप्पीनेस को खो देते हैं। और जब हम वो लॉन्ग विजन देख लेते हैं और फिर वो कंप्लीट नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतना समय भी चले गया और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लाइफ में आप काफी फेलियर महसूस करते हैं। जब हम लोगों ने काम किया तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो लाइफ है मतलब 1 मंथ 2 मंथ ये चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ये मैं अपने जीवन में नहीं चाहती थी कि मतलब सिर्फ यही मोनोटोनस सी लाइफ हो जाए, अपन कर रहे हैं फिर एट द एंड जहाँ पे भी ज्वाइनिंग आएगी वहाँ पे भी सेम करना है। और बाय आई हैव टू लीव माय फैमिली और मुझे मेट्रो सिटी या पर्टिकुलर किसी और सिटी में आना पड़ा। जब मैंने रेजिग्नेशन डाला वहाँ पे लाइक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, जब मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन डाला तो उसी रेजिग्नेशन के साथ ही मेरे फादर की डेथ हो गई। सो मेरे जब फादर की डेथ हुई तो उस समय पे मतलब मेरे मैनेजर ने वो रेजिग्नेशन उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैं लीव पर चली गई थी कुछ समय के लिए। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझसे वापस से पूछा कि एग्जैक्टली मतलब क्या करना है अब, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि माइट बी आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब। पर मैंने वो डिसीजन ले लिया था मुझे तो अब इस चीज़ पे करना ही करना है। मुझे लाइक स्कॉलरशिप मिली थी, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट हमको रिसीव हुआ था 25,000 का। तो उस समय हमने लैपटॉप खरीदा था क्योंकि हमारे पास और तो कुछ ऑप्शन था नहीं, तो हमने उसी लैपटॉप से जर्नी स्टार्ट की थी। देन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन हो चुका है, जो काम इजीली हो रहा है एंड विद इन फ्यू मिनट्स हो रहा है। एक ह्यूमन के लिए करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट विद द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वो उसको मिनट्स में कर रहा है। ऑनर है उसका कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ इन्वॉल्वमेंट होना इज़ वेरी वेरी मस्ट। मतलब वो होना ज़रूरी है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचता है। वो किसी भी लाइफ साइकिल पे हो सकता है। वो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवरी हो, या शुरू में जब वो प्रोडक्ट लेने आया हो, या इन बिटवीन कोई फीडबैक आपको गैदर करना हो। Hi, this is Indranil and welcome back to the channel The Spotlight Beyond Profession, India's first online business news channel. Today in this channel, we are having a podcast with Komal Chaturvedi. Komal Chaturvedi is a co-founder and CEO of Motion Agility. Motion Agility is the company who is the pioneer company in the city of Indore who are creating 2D, 3D animated description videos for the corporates and enterprises. In this podcast, we try to understand the professional journey of Komal Chaturvedi and the journey of a CEO. Not the CEO journey, we also try to understand her personal life's ups and downs as well. So please watch this entire podcast because you'll be having a lot of insightful ideas and lot of ideas and information regarding AI and the role of AI in the digital world as well. Before that, please don't forget to subscribe this channel so that you can have all the updates from our end. So please watch this entire podcast and enjoy the show. First of all, thank you very much, ma'am, for giving your time and welcome to our show, The Spotlight Beyond Profession. In this show and in this channel and in this podcast, basically, it is the spotlight because you are obviously under the spotlight. And beyond profession का मतलब हमारे तरफ से ये है कि we will be trying to understand more about your journey and how you created the brand, how you created the company, and what are the challenges you face. And before I get into it and before I deep dive into it, I have two disclaimers. One disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and you don't want to answer, just be comfortable.
कुछ घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी रियल, Sure. बिकॉज दिस एंटायर पॉडकास्ट विल बी अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, सो देयर इज नथिंग लाइक इट. Before I entered into the professional things, just get us through your initial journey. आप basically कहाँ से हैं, schooling कैसे हुई आपकी, और कैसे आप entrepreneurial journey में enter किए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए. इट वुड बी लाइक माय प्लेजर टू शेयर माय एंटायर जर्नी, और होपफुली आज मैं इस पॉडकास्ट पे कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करके जाऊँ, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर करके जाऊँ. Sure. So, अगर coming back to my story and like what exactly I was before being a CEO of Motion Gelati. So मेरी स्कूलिंग, मतलब मैं इंदौर से ही हूँ, प्रॉपरली इंदौर से ही बिलोंग करती हूँ, और मेरी स्कूलिंग भी यहीं पे हुई है. सो आई वॉज इन टू माउंट कार्मल स्कूल. इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल. मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है. तो जब कॉन्वेंट स्कूल में रहते थे तो डिफरेंट सिंस वहाँ का रिलीजन डिफरेंट होता था, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे सीखने को जब मिलती थी. जब घर आते थे तो एक अलग रिलीजन, क्योंकि पर्सनली लाइक मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो वो एक अलग रिलीजन मैंने देखा. जब मैंने चीज़ों को समझा तो मुझे समझ में आया कि ओके, एक कोलैबोरेशन होता है. जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हो तब आपको समझ में आता है कि हर चीज़ें बहुत तरह से डिफरेंट है. तो जब मैं स्कूलिंग कर रही थी तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी लोगों से, मेरे जो भी फ्रेंड्स बने, काफ़ी लोगों से मुझे डिस्कस करने को मिला अपनी चीज़ों को. क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जब हम अपने पेरेंट्स से शायद वो शेयर नहीं करते, पर जब हमें जो स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं तब हम उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं. तो जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने हमेशा सोची और समझी वहाँ पे रह के, एक ग्रुप में रहकर, कि कंपटीशन जो है वो, मतलब आज मैं स्कूल में इंटर हुई हूँ वो तब से चालू हो गया, और वो आई थिंक एंड जब तक आपका काम चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा. तो वो कंपटीशन में अब आपको विन कैसे करना है, तो वो सोच आई थिंक मेरी स्कूलिंग टाइम से ही आ गई थी. वेदर इट्स लाइक डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, या कोई भी क्रिएटिव फील्ड थी, और वेदर स्टडीज़ था, मैं अपना फोकस हमेशा उसी चीज़ में रखती थी. और बहुत ज़्यादा मैं ये ट्राई करती थी कि मैं कैसे उस पे नंबर 1 आ सकूं. तो बहुत बार फेलियर भी हासिल हुआ, बट विद टाइम मैंने वो फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे हासिल करी, और मैंने ये ठान लिया था कि ओके, अब ये पोजीशन जो है वो मेरी हो चुकी है. तो इसी तरह से मेरी स्कूलिंग की जर्नी रही है. और एट दी एंड जब मैं 5th बोर्ड हुई थी, तो 5th बोर्ड में मैंने टॉप किया था एमपी में. सो मेरी जर्नी में लाइक काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ फैमिली साइड से काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, जब मैं 5th क्लास की अगर आपसे बात करूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 5th क्लास में लाइक वी आर 3 सिस्टर्स. तो मैं सबसे छोटी हूँ और मुझसे वो दोनों बड़ी थी. अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का 5-6 साल का डिफरेंस है. सो जब मैं 5th में थी, तभी मेरे फादर को लाइक जॉइंटिस डिटेक्ट हुआ था, पर वो जॉइंटिस इतना ज़्यादा हो चुका था कि उनके लीवर में पस पड़ गया था. राइट. सो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन में चले गए थे. और जब क्रिटिकल कंडीशन में चले गए तो वो 1-2 दिन ऐसा हो गया था कि वो, उनको होश ही नहीं था. और बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी कि अर्निंग मेंबर वो ही अकेले थे, और हम लोगों के लिए बीइंग 3 सिस्टर्स, हम लोगों के लिए कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं था, और हमें अपने फादर की हेल्थ को भी देखना था. सो माई सिस्टर्स टुक दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके, हम देखेंगे, और तुम्हें, क्योंकि मेरी 5th की बोर्ड थी, और ऑब्वियसली जब बोर्ड एग्जाम रहती थी, आजकल तो काफी पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं, पर उस समय पे जब बोर्ड एग्जाम रहती थी तो बच्चों को काफी वो रखा जाता था कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, सीरियस एजुकेशन हुआ करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है. तो उस जो ड्यूरेशन, क्योंकि तभी मेरी एग्जाम्स आने वाली थी, और उस ड्यूरेशन में मैं यही रहती थी कि मैं अकेले घर में रहती थी. पूरा फोकस मेरा यही था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है. और ये लोग ऑब्वियसली, मेरी जो सिस्टर्स थी वो हॉस्पिटल
की चीज़ों को टैकल कर रही थी. दे वेर इन लाइक 12th एट द मोमेंट और मैं 5th में थी. तो मैंने जब फोकस ये रखा कि ठीक है अभी ये परेशानी है पर ऑब्वियसली इसका हल एजुकेशन लेकर ही होने वाला है. एजुकेशन को छोड़ के तो नहीं होने वाला है. बिल्कुल सही. कुछ समय तक पापा की अर्निंग नहीं रह पाई क्योंकि ऑब्वियसली उनको कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ा फॉर रिकवरिंग. जिस तरीके से उनको रिकवर होना था. सो मेरी और मेरी सिस्टर्स की एजुकेशन पे काफ़ी इफेक्ट आया. सो मेरा फोकस ये था कि नहीं पढ़ के ही हम लोग, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, मतलब आजकल काफी इस तरह से फैल रहा है या ये चीज काफी पॉपुलर हो रही है कि ठीक है ड्रॉप आउट कर दो किसी चीज को, पर ड्रॉप आउट अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है. आप किसी चीज को ड्रॉप करके आप उसको इस तरह से नहीं बता सकते हो कि ओके ये चीज मैंने छोड़ दी है, मैं ये चीज कर रहा हूँ. ड्रॉप आउट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ फेलियर. तो मैंने बस उस समय पे ठान लिया था कि मुझे पढ़ना है और मुझे बहुत अच्छे नंबर इसमें लेकर आना है, क्योंकि मेरा सिंपल सा फोकस अभी यही है. तो मैंने 5th में जब टॉप किया, बट उसके बाद कंडीशन और वर्स होने लगी क्योंकि कुछ महीनों तक भी हमारे पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं था. तो फिर ऐसी कंडीशन होने लगी कि मुझे वो स्कूल से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था और मेरी सिस्टर्स का प्रेशर यही था कि हम तो नहीं पर एटलीस्ट तुम जो हो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ो और कुछ अच्छा करो. तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि नहीं इसको छोड़ो अब, क्योंकि वो चीज हमसे हैंडल नहीं हो रही है, वो फाइनेंशियल हैंडल नहीं हो पा रहे, क्योंकि फादर की हेल्थ को भी संभालना और घर की चीजों को संभालना प्लस हम तीनों की एजुकेशन चल रही थी उसको संभालना. तो जब मैंने उस चीज के बारे में भी टेंशन नहीं ली, मैंने बस यही सोचा कि पढ़ लेते हैं कर लेते हैं. तो मुझे स्कूल से वो एडवांटेज मिला कि उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट ने टॉप किया है तो उनके लिए एक बेनिफिट है ये, तो उनने मुझे फीस को वेव ऑफ किया. ओके. तो मेरी एजुकेशन भी वहां पे कंटिन्यू हो पाई. तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था कि मैं ऐसे तो नहीं पर इस तरीके से शायद अपनी चीजों को कर पाई. सही मायने में जो इंसेंटिवाइज बोलते हैं वो प्रॉपर हुआ. राइट. तो वो मैं कर पाई. तो इसी तरीके से मैंने अपनी जर्नी को, जब मैं वहां पे एक छोटी सी सक्सेस मैंने जब देखी कि हाँ ये चीज करके आप अपने फोकस पे अगर लगे रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज प्रॉफिटेबल होगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे. तो इसी तरह से मैंने अपनी एजुकेशन को फिनिश अप किया और जब मेरे 12th पास आउट हुआ तो सेम कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स रहे हम लोगों के. तो जब मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना था, क्योंकि इंजीनियरिंग ऑब्वियसली एक बूमिंग चीज हो रही थी करियर पर्सपेक्टिव से उस समय पे. तो इंजीनियरिंग ओके ठीक है कर लेते हैं, एक इंजीनियर बन जाएगा अपने घर से. तो वो सपने के साथ मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. देन आई वेंट टू दी कॉलेज. जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तो तभी में मैंने यही फोकस रखा कि माइलस्टोन जो है आपके जीवन में वो छोटे छोटे आप रखो और उस पर आप सक्सेस लेते जाओ उस चीज को, और उस चीज को फिर 2x 3x आप करते जाओ. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एंड की बातें सोच लेते हैं पर वहां पे हम है ना छोटी माइलस्टोन की सक्सेस या उसकी हैप्पीनेस को खो देते हैं. और जब हम वो लॉन्ग विजन देख लेते हैं और फिर वो कंप्लीट नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतना समय भी चले गया और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ. तो लाइफ में आप काफी फेलियर महसूस करते हो. तो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को बनाएं और उससे आप अगर जितनी हैप्पीनेस या जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स या सक्सेस पा सकते हैं आप उसका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका महल खड़ा करें. तब जाके जब आप टॉप पे पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है जब मैंने इतना भी महल खड़ा किया था तो आई वॉज हैप्पी, पर मुझे मोटिवेशन मिला कि यही चीज करके मैं उसे और बढ़ा सकता हूँ. तो यही सोच के साथ मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरा प्लेसमेंट TCS में हुआ. ओके. ये कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये 2015 की बात है. 2015. Yes, 2015 में मेरा प्लेसमेंट TCS में हुआ. बट हम लोगों को इस तरह से बोला गया कि ओके TCS में पर्टिकुलर बंच ऑफ
पीपल का होना चाहिए था हमारे कॉलेज से, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि ओके, आपको हम दूसरा प्लेसमेंट ऑफर भी देंगे जो लोग Okay. टीसीएस में प्लेस है। तो वो लकीली मतलब मेरे लिए एक और चांस था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी में प्लेस हो गए तो आपको दूसरी में बैठने नहीं दिया जाएगा, दूसरे के लिए आप इंटरव्यू या अपियर नहीं हो सकते, बिकॉज जो जिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को अपियर होने के लिए वो चांस मिलेगा। Yes, true. बट लकीली मुझे वहां पे बैठने का मौका मिला, और मुझे कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन, दैट इज सीएससी, जो कि अभी DXC.Technology है, तो उसमें भी बैठने का मौका मिला, और लकीली मेरा उन दोनों में प्लेसमेंट हो गया। बट उस समय यही डायलेमा में थे कि किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए। टीसीएस का नाम काफी बड़ा था, लोगों के लिए वो ड्रीम कंपनी हुआ करती थी। आज भी कई स्टार्टअप्स हैं, बट उस समय पे टीसीएस का जो ओहदा था, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स काफी आ गए हैं तो लोगों के लिए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई है। बट उस समय पे टीसीएस, मतलब कि अगर आप टीसीएस में लग गए हो देन योर लाइफ इज सेटल। तो वो वैसा ड्रीम था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फर्स्ट इसकी अगर ज्वाइनिंग आ रही है तो लेट्स सी, हम ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मेरा ट्रांजिशन फेज चालू हुआ, मतलब मैं इंदौर से चली गई गांधीनगर अपनी ट्रेनिंग के लिए, एंड इमीडिएटली आफ्टर माय एग्जाम्स ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब लास्ट सेम की जो मेरी एग्जाम थी उसके आई थिंक अराउंड 1 वीक बाद ही हम लोगों की ट्रेनिंग आ गई। तो 1 वीक के बाद मैं टीसीएस चली गई थी। टीसीएस में जब मैं गई तो वहाँ की जो ट्रेनिंग थी वो काफी आई थिंक आई वुड से वेरी स्ट्रिक्ट मैनर में वो लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो अगर आपको टाइम पे आना है, दैट मीन्स अगर आपकी 8 बजे मॉर्निंग से ट्रेनिंग हो रही है तो यू नीड टू स्वाइप योर कार्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आप 1 या 2 मिनट भी डिले नहीं कर सकते, नहीं तो किसी ना किसी काइंड का आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नहीं है जो आपको ये बता रहा है कि ये करना है। आपको सिर्फ टास्क दे दिए जाएंगे और आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है विद दी ओपन रिसोर्सेज जो भी है। पर आपके लिए कोई भी ऐसा ट्यूटर या ऐसा कोई ट्रेनर वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा। तो वो जर्नी काफी काफी मतलब एक तरह से एक डिसिप्लिन वाली रही कि हाँ, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है। सेल्फ लर्निंग उस जर्नी ने मुझे सिखाई कि हाँ, अगर आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है तो आपको किस तरह से सेल्फ लर्न करना है, क्योंकि अभी तक तो हम किसी ना किसी टीचर के साथ उस चीज को सीखते हुए आए थे, पर आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम सबको, जो भी ट्रेनीज थे वहाँ पे, हम सबको सिर्फ ओपन रिसोर्सेज के साथ काम करना है। तो उसमें जब हम लोगों ने काम किया तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो लाइफ है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ ये चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो चीज है ये मैं अपने जीवन में नहीं चाहती थी, कि मतलब सिर्फ यही मोनोटोनस सी लाइफ हो जाए, अपन कर रहे हैं, फिर एट द एंड जहाँ पे भी ज्वाइनिंग आएगी वहां पे भी सेम करना है, और वाई आई हैव टू लीव माई फैमिली, और मुझे मेट्रो सिटी या पर्टिकुलर किसी और सिटी में आना पड़ा। वो एक बहुत बॉदरिंग चीज हो रही थी मेरे लिए कि मुझे इतने ट्रेवल करके, क्योंकि पहले आजकल तो बहुत सारी सिटीज या हम Tier 2 सिटीज में देखें तो काफी अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज हो रही है। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम तब यही होता था कि हमारा बच्चा मेट्रो में है या बैंगलोर में है या इसमें है, तो वो काफी एक प्राउड वाली चीज होती थी। वो प्राउडली बोला जाता था, बट आजकल वो चीज ऐसी नहीं है। तो उस समय पे वही एक तरह का प्रेशर था, तो वो जो कल्चर बना हुआ था वो मुझे लगा कि यार ये कैसा कल्चर है कि लोगों को क्यों बाहर ही जाके रहना पड़ रहा है और अपनी फैमिली से इतने दूर क्यों रहना पड़ रहा है। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स हमें कोई भी लीव्स भी अलाउड नहीं थी। तो वो 3 महीने का ऐसा ही था कि मतलब आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग को करना है। एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स ही मेरे फादर की अगेन, क्योंकि उस समय के बाद से आई थिंक मेरे फादर की काफी हेल्थ इश्यूज रहे, तो उस समय पे उनका शुगर काफी ड्रॉप डाउन हो गया था और काफी पल्स रेट डाउन हो गई थी। मैं ड्यूरिंग दी वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे, यहाँ पे आई हुई थी। उनको एडमिट कराया हम लोगों ने बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पे, और फिर मुझे वापस से ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि कोई भी लीव पॉलिसी वहाँ नहीं थी। और ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हम लोग काफी स्ट्रगल ऑलरेडी फाइनेंशियली करते हुए आ रहे थे, तो इसलिए मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैं इस तरह से खो नहीं सकती थी। तो मतलब कुछ भी मैं वहाँ पे
बोल भी नहीं सकती थी कि नहीं आई कैनॉट कंटिन्यू, और ये चीज़ मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी माइंड में चेंजेस लाया, मेरे दिल में भी एक तरह का चेंज आया कि नहीं यार, ये जो है ये चीज़ सही नहीं है बिल्कुल भी, कि काफी लोग बाहर चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर, और काफी लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो ये चीजें तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी के कारण अपनों से काफी दूर हो रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब सब स्वस्थ है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत बढ़िया है। बट जब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी नीड आपको आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा है, उस समय पे भी आप वहाँ पे समय पे पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हुए मेरे साथ उन 3 महीने में कि मैं घर ही नहीं पहुंच पाई किसी ना किसी कारण से। वेदर वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू कि बस नहीं मिल रही है, या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है तो काफी रश है, तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब चीजों के कारण काफी मेरा एक मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था उस चीज को सोचते सोचते। तो जो सिचुएशन चेंज हुई, लाइक कैसे मैं इंदौर वापस आई, वो एक फोन कॉल था। वो फोन कॉल मेरे फ्रेंड हिमांशु का था। तो हिमांशु एंड आई आर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम बचपन से ही मतलब एजुकेशन के समय से हम लोगों की फ्रेंडशिप रही है। और वैसे ही हिमांशु का फोन आता है कि यार ये पर्टिकुलर आइडिया है और मैंने ये सोचा है कि ये हम कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट विदाउट अ सेकेंड थॉट मैंने हाँ कर दिया, और मैंने टीसीएस के पेपर्स डाल दिए। मैंने वहाँ पे बोल दिया कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे पुणे में आई थी एग्जैक्ट जो ज्वाइनिंग थी, पर मैंने मना कर दिया था कि मैं वहाँ पे अब नहीं जा पाऊंगी, आई एम गोइंग बैक, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब पापा की हेल्थ इश्यूज काफी बढ़ रहे थे, तो मैं नहीं जाना चाहती थी अगेन वहां पर कि अब मैं दूसरी जगह पे चली जाऊँ अपनी फैमिली को छोड़ के। तो विदाउट अ सेकेंड थॉट मैं आई, और मुझे ऑब्वियसली क्योंकि टीसीएस और इन सब जगह पे बॉन्ड होता है, यस, राइट, तो मुझे वो बॉन्ड का पैसा भी भरना पड़ा एट द एंड। तो मतलब जो मैंने ट्रेनिंग में अर्न किया था, वो भी और चला फिर हाँ, और फिर जो भी और थोड़े बहुत रिसोर्सेस लगाए थे कि ठीक है, अगर मैं जैसे मेरे सीएससी में मतलब वो एक लकी पॉइंट था, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझती हूँ कि मेरा 2 कंपनी में हो, क्योंकि जस्ट आई थिंक 1 मंथ बाद मेरी सीएससी में ज्वाइनिंग आई थी, वो भी इंदौर लोकेशन पे। ओके, तो मतलब सीएससी की कुछ 1 और 2 मंथ्स की अर्निंग और मेरी ट्रेडिंग की अर्निंग जो है वो मैंने वहां पे लगा दी। और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स जो 1 मंथ का मुझे गैप मिला था, उसमें हम लोगों ने काफी रिसर्च और R&D करे कि किस तरीके से हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। बट हमको समझ में आया कि विदाउट फंड्स इट्स नॉट इजी। मतलब किसी एक को तो एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर के लिए कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। अगर दोनों ही इस चीज में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ना स्टार्टअप बन पाएगा, ना कोई बिजनेस खड़ा हो पाएगा, और ना हमारा ब्रेड एंड बटर चल पाएगा। तो मैंने डिसाइड करा, क्योंकि लकीली वो इंदौर लोकेशन में ही मिल गई। लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स जो उसमें प्लेस हुए थे उनको नोएडा और ये सारी लोकेशन मिले, बट फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत शायद इधर ही ले जाना चाह रही थी, इसलिए राइट। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंदौर लोकेशन मिली और मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा। एंड व्हेन आई ज्वाइन, मैंने सोच लिया था कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू फॉर द नेक्स्ट 2 years, क्योंकि वहाँ पे 2 years का अमाउंट था। बट आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट 2 years तक वी कैन रिसर्च ऑन आवर बिजनेस, राइट, क्योंकि अभी हमको कुछ भी पता नहीं है ना, हम बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। तो लेट्स गिव द मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा जाता था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता था। सो मॉर्निंग का रूटीन ऐसा हो गया था कि मॉर्निंग में 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाती थी, 6 बजे तक का वहाँ पे टाइमिंग था, तो 6 बजे तक मैं अपना वहाँ पे काम करती थी। देन आई कम बैक टू होम, 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, और फिर हम लोग स्टार्ट करते थे अपनी R&D की, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पोर्टफोलियो बनाना है, क्या मटेरियल्स बनाना है, क्या वेबसाइट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें उस समय पे मैंने R&D करी। तो हम लोगों का जो शेड्यूल था वो काफी हेक्टिक हो जाता था, क्योंकि हम लोग रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर मॉर्निंग में उठ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूएसए के क्लाइंट्स पे वर्कआउट करना चाह रहे थे कि यूएसए के नेटवर्क में कैसे जाए। तो उनसे कन्वर्सेशन के लिए हमें वो नाइट जोन में काम करना पड़ता था।
तो जब वो वाले टाइम जोन में काम कर रहे, तो हम लोगों का शेड्यूल काफी हेक्टिक होता था। तो वो जो मतलब लोगों को लगता होगा कि यार ये हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं और ठीक है, एक ग्लैमरस वाली चीज है, बट मतलब जब आप जॉब कर रहे हो तब तो आपके पास एक टाइम लिमिट है, उसके बाद आप चिंता मुक्त हो एक तरीके से कि ठीक है, अब 6 बजे तक या 7 बजे तक मैंने काम कर लिया है ना, नाउ आई एम फ्री टू डू दी थिंग्स जो कि मुझे पसंद है, राइट। बट व्हेन यू आर इनटू बिजनेस या आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। यू नीड टू गिव, आई थिंक 24 आवर्स 24 भी, hours, yes, राइट। yes, 24 आवर्स भी एक तरह से ऐसा लगने लगता है कि ये कम पड़ कम रहे पड़ रहा हैं। है। इतनी सारी एक्टिविटीज होती है। Yes. तो हमने क्योंकि हम लोगों ने जो ये कंपनी एस्टैब्लिश करी है वो एक तरह से विदाउट फंडिंग, इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी Bootstrap company. एट द मोमेंट। और हमने ये पर्टिकुलरली एक लैपटॉप से लेकर खड़ी करी है। अब उसकी भी बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं कि एक लैपटॉप से कैसे क्या खड़ी करी है, तो जैसे मैंने अगर मैं बताया, यहाँ पे 2 मिनट रोकता हूँ Right. आपको। ये जो शुरुआत हुआ है इसका Right. नींव, it is in the 2015 year yes, you are talking yes, about, yes, and you people have researched for 2 years almost, yes, yes, and then you started this company in 2017, yes, yes, and 2015 में आप गांधीनगर का अपना ट्रेनिंग छोड़ के आप Right. इंदौर सीएससी ज्वाइन Right, करते right. हैं। आप पुणे का अपना जो टीसीएस का जो एक्चुअल Right. पोस्टिंग था वो आप डिनाई करते हैं। right, right. सो दिस इज ऑल अबाउट 2015, 16, 17, ये 3 साल की कहानी है। yes, yes, नाउ 17 comes. right. Now please continue. So 17 में मैंने full time as a CEO, like I joined. वापस यहाँ पे एक बार रोकता हूँ। Yes, You came from a very conservative family kind, right. and Maharashtrian culture थोड़ा सा conservative ज़्यादा ही होते हैं। Hmm. So जब family में risk already दिख रहा है, तब you are leaving certain job, fixed salary, and you are entering into business with full of uncertainty. वो acceptability कैसा था? So acceptability मतलब अगर मैं आपको ये चीज शेयर करूँ कि मेरे जो फादर है ऑल्दो ये वाली चीज काफी रहती थी, मतलब रिलेटिव्स के साइड से कि ओके, मतलब गर्ल चाइल्ड है तो इतना एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करना है, ये हाँ, वाली चीजें काफी रहती है। बट माय फादर इज लाइक कि यार यही मेरा लड़का है, मतलब उनका हमेशा जो पुश रहा था हम लोगों को बचपन से कि यही मेरा लड़का है, ये सब कर लेगा। मतलब दैट कॉन्फिडेंस जो उन्होंने हम में शो किया, वो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें हमारे डिसीजन लेने में काफी हेल्प किया। तो उनकी तरफ से कभी भी कुछ भी रुकावटें इस चीज में नहीं थी कि तुम्हें क्या करना है। उनको हम पे कॉन्फिडेंस था, तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट अप हुआ। Yes, true. कि ये लोग कर लेंगे, तो हम में ऐसा था कि ओके हाँ, हम ये चीज कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको अगर बताऊं तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स जब मैं यहाँ पे रिटर्न आई, सिंस फादर की तबीयत ऑलरेडी खराब थी, लास्ट समय पे जब मैं सीएससी को छोड़ना चाह रही थी, मतलब ये अराउंड जब 2017 में जब मैं फुल टाइम एज ए सीईओ ज्वाइन करने से जस्ट कुछ समय पहले की बात है। सो ही वेंट इनटू डायलिसिस, उनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया था। Okay. ही वाज द पेशेंट ऑफ शुगर एंड बीपी। उनका शुगर काफी हाई लो के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हुई और उनके ऑर्गन पे वो इफेक्ट करने लगा। सो लास्ट का जो 1 ईयर था व्हेन आई वाज इन सीएससी, उन्हें हम डायलिसिस के लिए लेके जाते थे, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि वो पूरे बेड रेस्ट पे चले गए थे। मतलब ही इज नॉट एबल टू वॉक, मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग डायलिसिस पे वीक में 2 बार ले जाते थे, एंड देन वी कम बैक, अपना काम करना, रिसर्च करना। मैं कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही थी, तो उसको 100% देना। तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी। जब मैंने रेजिग्नेशन डाला वहां पे, लाइक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, जब मैंने वहां पे रेजिग्नेशन डाला, तो उसी रेजिग्नेशन के साथ ही मेरे फादर की डेथ हो गई। सो मेरे जब फादर की डेथ हुई, तो उस समय पे मतलब मेरे मैनेजर ने वो रेजिग्नेशन उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैं लीव पर चली गई थी कुछ समय के लिए। जब मैं वापस आई, तो उन्होंने मुझसे वापस से पूछा कि एग्जैक्टली मतलब क्या करना है अब, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि माइट बी आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब, पर मैंने वो डिसीजन ले लिया था कि मुझे तो अब इस चीज में करना ही करना है। तो वो डिसीजन काफी मतलब एक तरह से रिस्क
भरा तो था ही, मतलब मेरे जो काफी मैनेजर्स या लीड्स थे उनसे जब डिस्कशन हुआ कि हाँ मैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती हूँ, मैं खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उनका यही था कि काफी रिस्क ले रही हो तुम। तो बट ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस था कि करेंगे, वो करना ही है। तो वो 1 महीने बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं फाइनली वहां से रिलीज हुई और फिर मैंने यहाँ पे फुल टाइम एज अ सीईओ ज्वाइन करा। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं और काफ़ी हम लोगों के साथ फाइनेंशियल प्लस अपने ग्रोथ के लिए कि हमें ग्रोथ के लिए क्या करना है वो चैलेंजेस रहे। बट अगेन जो मेरी लर्निंग स्कूलिंग से रही है, जो मैंने शुरू में अपनी जर्नी में शेयर किया कि मैंने हमेशा फोकस रखा कि ये चीज अचीव करनी है तो करनी है, वेदर आपके आसपास कोई भी सिचुएशन जो है वो खड़ी हो जाए। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को यही एक लेसन देना चाहूंगी कि सिचुएशन हमेशा गड़बड़ होगी, चीजें आपके जैसे आप जैसा चाहते हो वैसे तो वैसा हमेशा नहीं नहीं होगा। चलेगी। यस, ट्रू। तो इट्स बेटर कि आप अपना फोकस कभी मत खो, क्योंकि वो फोकस अगर आप खो देते हो तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हो। बट वेन यू कीप फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर जो भी एम है या जो भी आप पाना चाहते हो, जब वो अचीव हो जाता है तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द है वो सब पे आप विन कर लेते हो। तो यही सोच के साथ मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। हम लोगों ने फुल फ्लेजेडली हमने लोगों को हायर करना चालू करा। और जो ये वाली स्टोरी जो है कि एक लैपटॉप से कैसे हमने खड़ी कर पाई, तो मुझे लाइक स्कॉलरशिप मिली थी। उसमें पर्टिकुलर अमाउंट हमको रिसीव हुआ था 25,000 का। तो समय हमने वो खरीदा था। हमने एक पर्टिकुलर लैपटॉप खरीदा था क्योंकि हमारे पास और तो कुछ ऑप्शन था नहीं, तो हमने उसी लैपटॉप से जर्नी स्टार्ट की थी। दैट वी गेट इनटू, मतलब हमने जब रिसर्च किया था कि हाँ किस तरह से पोर्टल से हम जॉब ले सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इंटर्न लोगों को हमने सबको हायर करना चालू करा, उससे हमने एम्प्लॉयज जनरेट करे, उन्हीं लोगों को ट्रेन करके उन्हें ऑनबोर्ड करा। फिर क्लाइंट को हमने जब देखा कि यार क्लाइंट तो कैसे आएगा, ऑब्वियसली लाइक कंपटीशन तो इतना सारा है, हमें ही क्यों वो क्लाइंट चूज करे। तो हमने कुछ अपनी यूएसपीज बनाई जो क्लाइंट को हमने दी कि हम किस तरीके से आपको ये चीज को डिलीवर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर गुड कॉस्ट, फास्ट डिलीवरी और विद क्वालिटी। वो बोलना आसान था पर उसको करने में हमारे पसीने छूट गए। तो जब हमने वो चीज को हासिल किया तो लकीली हमको एक ऐसा क्लाइंट मिला जो हमसे सीरीज बनवा रहा था। तो पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियोस वो बनवा रहा था, पेरेंटिंग के ऊपर थी वो। तो उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो डिज्नी ने एक्वायर कर लिया। तो वहां से हम लोग डायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ वो डिज्नी के थ्रू हुआ और वहां से हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया। तो ब्रेक थ्रू जब हमें मिला तो हमने अपने प्रॉफिट्स को सेव करना चालू करा और हमने वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्क स्पेस नहीं था, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने एक बार्टरशिप सिस्टम में जहाँ पे जो हमारे पहचान की इंस्टीट्यूट चलाते थे वहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे और बार्टरशिप में हमने वो स्पेस ले लिया था कि हम दोनों के बैठने का एटलीस्ट हमें कोई स्पेस मिले और वहाँ पे एटलीस्ट लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए आए तो एक पर्टिकुलर स्पेस हमें चाहिए था, एड्रेस चाहिए था, ठिकाना चाहिए था। राइट। तो वो चीज़ के लिए हमने ये किया कि हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा देते थे। हिमांशु यूज्ड टू ट्रेन इन एनिमेशन और मेरा कोडिंग का था तो मैं कोडिंग में पढ़ाती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बार्टरशिप में वो डील करी। तो बार्टरशिप में जब हमने डील करी, जब हमने अर्न किया अपने बिजनेस से तो हम कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमें काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले। हमने एडनॉक के लिए काम किया, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। सो उनके लिए जब काम किया तो ऑब्वियसली हमने कुछ अच्छा प्रॉफिट अर्न किया एंड देन वी मूव टू अ पर्टिकुलर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें ये फील होने लगा था कि हमें अच्छे टैलेंट की नीड है और अच्छा टैलेंट आपके पास तभी आएगा जब आपके पास अच्छी फैसिलिटीज होगी। क्योंकि उससे अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो उसे ये सपना भी दिखाना जरूरी है कि यहाँ जो आपके सपने हैं वो हमारे सपनों के साथ जुड़कर वो आप उसको हासिल कर सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग। तो हमने इसलिए एक बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस क्रिएट करने की कोशिश की। तो जब हम इसलिए हम लोग यहाँ से प्रिंसेस में शिफ्ट हुए।
और जब हम एक वहाँ पे भी हमने एक छोटी पहले स्पेस ली थी, अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट की हमने स्पेस ली, एंड देन वी शिफ्टेड टू दी अबाउ फ्लोर। उसी बिल्डिंग में हमने और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा और हमने काफ़ी ब्यूटीफुल ऑफिस क्रिएट करा और काफ़ी ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करा जो कि यहाँ के लोगों को कैटर कर पाए, मेजरली एनिमेशन। मेरा ऑब्वियसली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, पर जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल टाइम से ही आर्ट्स में काफ़ी रही क्रिएटिव वाले जो हूँ, या आइडियाज। क्रिएटिव में काफ़ी रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो लाइक रुझान था वो काफ़ी था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी इंक्लाइन थी टूवर्ड्स लाइक ओके दिस इज समथिंग जो कि क्रिएटिविटी करना है और ये फोकस एरिया मेरा हो सकता है और मैं इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं यहाँ के इंदौर की सिटी में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आई थिंक जनरेट कर सकती हूँ, तो ये मेरा मेजर फोकस रहा। Okay. और आज हम काफ़ी ब्रांड्स के साथ जुड़ चुके हैं। HDFC लाइफ के साथ हमने काम किया और अभी भी हम उनका काम कर रहे हैं। ICICI के साथ हमने कोविड में काम किया था, उनकी काफ़ी वीडियोस हमने बनाई थी। तो जब आप लोगों ने शुरू किए थे ये कंपनी, Yes. तो व्हाट आर द मेजर सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग? सो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द एक्सप्लेनर वीडियो, राइट। एक्सप्लेनर वीडियोस इज बेसिकली कि आपका कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट है या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, वेदर इज SaaS, फिनटेक या ब्लॉकचेन या मे बी हेल्थ केयर, तो इन प्रोडक्ट्स के को एक्सप्लेन करना टू दी टारगेट ऑडियंस, उनकी टारगेट ऑडियंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो, राइट। क्योंकि वो समझेंगे कैसे उनके टारगेट ऑडियंस की एग्जैक्टली ये क्या सर्विस दे रहे हैं। सो वी मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोस सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली देयर प्रोडक्ट इज, और फिर वो उस पर साइन अप करे या उनके डेमोज ले या व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो उनसे बाय आउट करे। सो दैट इज अवर मेजर फोकस और अभी भी हमारा मेजर फोकस वही है। इसलिए हम काफ़ी SaaS बेस्ड या टेक बेस्ड या बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट HDFC लाइफ, तो HDFC लाइफ की काफ़ी पॉलिसीज है। सो आप जब पॉलिसी को देखते हो तो यू विड बी लाइक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको रीड आउट करनी पड़ती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी क्रिएट अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट 1 to 2 minutes जिसमें भी वो फुलफिल हो जाए, एंड वी क्रिएट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड वी गिव इट टू द क्लाइंट, और वो क्लाइंट उसको मे बी मार्केटिंग पर्पस और मे बी दी सेल्स पर्पस से वो यूज कर सकते हैं। So that is our core service. And it is on 2D, 3D animation majorly. हाँ, animation, not 3D exactly. I would say it technically जो हम इसे कहते हैं that is 2D motion graphics. तो Okay. जिस इंडस्ट्री में हम हैं that is 2D motion graphics industry. Okay. Yeah. इवेंचुअली आपने इसका कोई एक्सपेंशन किए सर्विसेज को लेके? So सर्विसेज को लेके जनरली हमारा जो एक्सपेंशन रहा है वो हमारा एडिटिंग सर्विस में एक्सपेंशन रहा है, एंड देन मूविंग इनटू द मार्केटिंग लाइक वीडियो मार्केटिंग जनरली। सो वीडियो मार्केटिंग में बेसिकली कि वीडियो आप हमसे बनवा तो रहे हो बट देन गेट इट स्प्रेड अक्रॉस, आप उसको मार्केट करना चाहते हो तो वो भी आप हमसे करवा सकते हो। Okay. तो उस तरीके से हमने उसका एक्सपेंशन किया एंड फ्यू थिंग्स आर इन दी पाइपलाइन जो कि हम आने वाले मंथ्स में अनाउंस करेंगे। जैसे आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है यस, एंड हिमांशु जी का बैकग्राउंड एनिमेशन है, राइट, सो मेजरली इट इज द क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग इन Right. बोथ ऑफ द केसेस। बट जो सेल्स वाला जो चीजें हैं या मार्केटिंग वाली जो चीजें हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट, बिकॉज वहाँ पे यू नीड टू रीड द माइंड ऑफ द Yes, पर्सन, यू नीड टू yes. टॉक अबाउट द बजट्स, राइट। बहुत सारे डिस्कशन है। तो Right. हाउ यू एक्वायर दैट कैलिबर? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग इज समथिंग जो कि एक कंपनी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यस, राइट। सो मेरा जैसे कि फोकस रहा है बीइंग अ टॉपर, मतलब मुझे लर्न करना बहुत अच्छा लगता है। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम खुद से चीज़ों को लर्न करेंगे, तो मार्केटिंग का मतलब मैंने पूरा कोर्स किया, ओके, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने एक पर्टिकुलर डिग्री हासिल कर ली एंड देन यू वेंट इनटू कि आपने एक बिजनेस खोल लिया है और अब बस वो आप चल रहा है। मतलब हम अगर बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आपको अपस्किल करना चाहिए, आपको अपने लाइक पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लर्निंग
चाहिए होती है वो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है। उससे मतलब डे बाय डे आई थिंक हर चीज को लर्न करने के क्योंकि लिए वही पियोन होता है, वही सीईओ होता है। यस। सो तो मैंने मार्केटिंग पूरी इन डेप्थ सीखी, मैंने काफी कोर्सेज किए क्योंकि हमने काफी मतलब इसमें स्पेंड भी किया, हमने काफी लोगों को काम दिया कि ओके हमारी मार्केटिंग संभाल लो, बट हमें रिजल्ट्स हासिल नहीं हो रहे थे। तो वो परेशानी को हटाने के लिए हमने डिसीजन लिया कि यार खुद ही ये पूरी चीज को सीखना पड़ेगा A to Z और फिर लोगों से ये काम करवाना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स हमें ये समझ में आया कि जो चीज मतलब आपको हर ही चीज में एक्सपर्ट होने की नीड है, तभी आप अपनी कंपनी का साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक भी डिपार्टमेंट किसी के भी ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल और मे बी इज नॉट दैट मच कैपेबल, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो हैंड होल्डिंग हमेशा आप ही की होनी चाहिए। तो वो हैंड होल्डिंग लेने के लिए A to Z मार्केटिंग मैंने सीखी, टाइम दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ मंथ्स मैंने उस पे दिए, अपने ऊपर लाइक वर्कआउट किया कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूशन में लेके आ सकते हैं। टीम को डेवलप किया, टीम तक वो नॉलेज ट्रांसफर किया, फिर हमने टीम में टास्क डिवाइड करे और हमने उससे वो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए थे वो हमने एक्वायर करे एंड देन ओनली हमने वो सर्विस जो है वो क्लाइंट्स को देना चालू करी। क्योंकि हमारे पास भी कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए था बिफोर पिचिंग टू क्लाइंट। या हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहा है हमारी कंपनी में कि जब तक हम उस चीज को कमिट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद श्योर ना हो, लाइक कोई भी फेक प्रोमिसेस हमें नहीं करना है। अगर क्लाइंट हमसे सर्विस लेने आ रहा है तो इट शुड बी विथ 100% सेटिस्फैक्शन। ये हमारा रहा है हमेशा से, यूएसपी हमने जो रखी है हमारी मोशन एजिलिटी में। तो वो चीज जब सीखी तो समझ में आया कि यार सेल्स मतलब लीड्स तो आ रही है, ठीक है, कन्वर्सेशन भी हो रहा है, कन्वर्जन भी बहुत अच्छा हो रहा है, बट ये सिर्फ इनबाउंड चीजें चल रही थी कि क्लाइंट्स हमारे पास लीड्स आ रही हैं, हमको कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक उन्हें हम शेयर कर रहे हैं हमारे रिजल्ट्स को, वो इम्प्रेस हो रहे हैं और फिर वो हमें काम दे रहे हैं। बट आउटबाउंड मतलब कि वो भी एक चैनल है जिसे पुश करना है, क्योंकि आपको 360 डिग्री अपनी कंपनी को ग्रो करना है। तो सेल्स एक अनदर चैप्टर है जो कि एक पूरा डेवलप होना चाहिए। तो फिर उसको मैंने सीखना चालू करा। तो मतलब मेरी जर्नी में काफी ऐसा रहा कि मैंने चीजें सीखी, अपनी टीम को दी और फिर टीम में लीडर्स क्रिएट किए कि अब तुम्हें वो नॉलेज मिल चुका है तो तुम उसको लीड करो, और जहाँ पे भी मेरा इन्वॉल्वमेंट लगता है यू कैन टेक लाइक हेल्प, और नहीं तो तुम भी वो चीज़ों को सीखो। और मतलब मैंने उन लोगों को भी यही हमेशा मैं इंस्पायर करती हूँ कि अपनी लर्निंग्स पे भी तुम काफ़ी फोकस करो। तो एटलीस्ट 1 मंथ में ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स कुछ ऑप्ट कर लो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है। तो कोई भी पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स आप एक ऑप्ट करो और उससे सीखो, तो एटलीस्ट यू विल गेट अ पर्टिकुलर नॉलेज, और उसको आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो मैंने ओपन हैंड छोड़ रखा है कि ठीक है आप सीख लो, बताओ कि क्या आइडियाज है, और आप वो चीज को अप्लाई करो यहाँ पे कंपनी में, जो कि उसको ग्रोथ दिला सके। किसी भी कंपनी को बढ़ने के लिए एक राइट टीम की जरूरत है। उस टीम सिलेक्शन का प्रोसेस आपके लिए क्या है? मतलब राइट टीम सबसे मेजर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, या आप कभी भी एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो कि हमें एक बहुत अच्छी टीम चाहिए होती है। तो बहुत अच्छी टीम सबसे पहले वो होती है जो कि सेम माइंडसेट वाली हो। तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम लोगों ने मोशन एजिलिटी में रखी कि क्या इसका और मेरा माइंडसेट मिलता है, जिस स्पीड से हम भागना चाहते हैं क्या वो बंदा भी उस स्पीड से भागना चाहता है कि नहीं, मतलब उसके एम्बिशंस क्या है, वो अपने आप को कहाँ देखता है, कितना कंफर्ट जोन में है और कितना वो चैलेंजेस को लेना चाहता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि हम अपने कैंडिडेट्स में देखते हैं। जब वो इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो हम काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि ये अगर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में है तो ये किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल शेयर करूँ तो वन ऑफ द क्वेश्चंस वी आस्क, जहाँ पे भी हमें कैंडिडेट में थोड़ा भी डाउट लगता है कि माइट भी ये इतना चैलेंजिंग
सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस वी आस्क कि आपका इंटरव्यू चल रहा है एंड मेरे पास एक ग्लास है जो कि वाटर से फिल है। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू मैं वो ग्लास से पानी आपके चेहरे पे फेंक दूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो बहुत से लोग उस समय पे आंसर डिफरेंट डिफरेंट वे में करते हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी झलकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो उसी समय पे थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं कि क्यों फेंका, क्या हुआ। कुछ लोगों का रहता है कि टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का लेवल पता चल जाता है। राइट। तो उस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डेवलप कर रखे हैं कि जो कि हम उनसे पूछते हैं टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक वो चीज़ों को सहन कर सकता है, मतलब उसकी सहनशीलता कितनी है एग्जैक्टली। तो वन ऑफ दोज थिंग्स हमने जो अपने एचआर डिपार्टमेंट में लाई है। एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम लोग मेजरली फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग एनिमेशन बैकग्राउंड से और टियर 2 सिटी इंदौर में एनिमेशन का कुछ भी कॉलेज वॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ से हम लोग रिसोर्स हायर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जिस पे हमने मेजरली फोकस किया है। तो ट्रेनिंग में हमने अपना खुद का मॉड्यूल बनाया है 3 months का। तो जिसको भी हम ऑनबोर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या वो चैलेंजिंग सिचुएशन में रह सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसे कैसी लगती है, क्या वो सोचता है, इन सब बेसिस पे हम उसको हायर करते हैं। देन वी ट्रेन दैट पर्टिकुलर पर्सन और फिर हम उसको ऑनबोर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो फाइनल टेस्ट हम लेते हैं उससे। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम बिग ब्रांच के साथ काम करते हैं तो वी हैव अ पर्टिकुलर सेट मार्क, मतलब एक सेट मार्क है हमारे स्टैंडर्ड पास, मेंटेन होना बहुत जरूरी तो है। हमारे पास मेंटेन होना ही होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को भी हायर करते हैं तो दैट पर्टिकुलर कैलिबर के साथ वो आए बंदा ये पॉसिबल नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग या एचआर, उसमें ऑब्वियसली हम लोग एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग करते हैं और फ्रेशर्स की भी हायरिंग करते हैं। तो इट डिपेंड्स, मतलब तो इस तरीके से हम लोगों ने एक मॉडल सेट किया कि ताकि हम एग्जैक्टली एक राइट टीम के साथ काम कर सके। दूसरा जो हमने मेजर फोकस किया दैट इज दी कल्चरल थिंग पे, कि कल्चर हमने ओपन कल्चर बना के रखा हुआ है अपनी कंपनी में, कि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आइडियाज हो, सजेशन हो, वो डायरेक्टली हम लोगों से डिस्कस कर सकता है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द इनिशियल डेज कुछ हायरार्की नहीं थी, बट जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता गया तो हायरार्की डेवलप होती जाती है। लीड्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं एंड वो हायरार्की में काम करना रहता है। बट स्टिल वो हायरार्की के बाद भी हम लोग हमेशा अपनी टीम से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हम लोग करते हैं, काफ़ी लाइक कहीं पे अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं या कुछ फन एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। वी ट्राई टू डू थिंग्स आवर सेल्स, कि अगर हमें कुछ बिल्ड करना है कंपनी में इन टर्म्स ऑफ वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गई, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, या छोटी छोटी चीज़ों में कि फॉर एग्जांपल आज हमारा ऑफिस बॉय नहीं आया है पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी टेबल को क्लीन रखना है जब हम खाना खा रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हमने वो कल्चर को डेवलप किया है कि लोग इस तरह से ना हो कि ये इसका काम है, ये इसे ही करना है। थोड़ा ओपननेस हो, ओपन टू अडेप्ट हो कि ठीक है आज वो नहीं आया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करूंगा, तो एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बन सके। तो इस तरीके का माहौल है। जब काम शुरू किया था या जिस समय आप ट्रेनिंग में थे उस समय आपका एक बॉन्ड हुआ करता था, राइट? क्या आपके कंपनी में भी आपने यही कल्चर डेवलप किया है कि लोगों के पास बॉन्ड होते हैं? यस, सो क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग पे ऑब्वियसली स्पेंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया टीसीएस में भी ऑब्वियसली बॉन्ड इसीलिए था क्योंकि दे आर स्पेंडिंग ऑन अवर ट्रेनिंग। वो हमें पे आउट भी कर रहे थे और उस समय पे हम सीख भी रहे थे। वी वर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट, राइट? तो यही सेम सिमिलर पैटर्न इनिशियल डेज में तो नहीं था, बट जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी आगे की चीजों पे फोकस करना है, सो वी एटलीस्ट नीड दैट पर्टिकुलर पर्सन टू स्टे विद अस एटलीस्ट फॉर अ ईयर, ताकि अगर हमने उसको ट्रेन किया है, कुछ पर्टिकुलर मनी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को उसके साथ लगा रहे हैं, हम ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो हमें एग्जैक्टली 1 साल का समय दे। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम चाहते हैं, बट
व्हेन वी आर हायर एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई बॉन्ड नहीं है, बट ऑब्वियसली जब हम कहीं पे ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब बॉन्ड होता है उनके यस लिए। राइट। अभी कितने लोगों का टीम है आपके? सो एट द मोमेंट यहाँ पे जो हमारे पास है वो 60 इन दी प्रोडक्शन है, ओके राइट। 20 पीपल हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेटअप करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि हम लोगों ने बैंगलोर में सेटअप स्टार्ट किया, ओके राइट, और फिर हमने गुड़गांव में सेटअप स्टार्ट किया था, और ड्यूरिंग द कोविड हमने काफ़ी हायरिंग्स बैंगलोर से भी की थी, ओके राइट। तो इस तरीके से हमने टीम को बढ़ाया। जब हमने टीम को बढ़ाया और जब लास्ट कुछ समय में हमने देखा कि थिंग्स आर प्रीटी चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वाइज, यस मार्केट वाइज, Yes. बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में हम देख रहे हैं कि वॉर सिचुएशन हो रही है, इन्फ्लेशन एक अलग लेवल पे जा Yes, रहा है, true. राइट। यूएसए में एक अलग टाइप का रिसेशन हो गया, Yes, उनकी yes, इंटरेस्ट yes. रेट, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं What you ग्लोबल can closely watch and what you can closely understand, जो नॉर्मल लोग तो समझते ही नहीं है, अभी भी नहीं समझते। यस, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है। Yes, yes, true. एआई का इवोल्यूशन Yes. इज समथिंग डिफरेंट। सो एट द मोमेंट वी आर प्लानिंग कि हम कुछ और बेहतर वे में चीज़ों को करें और हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी में कैसे अडेप्ट करें और मिनिमम रिसोर्स पे हम लोग जाएं, इंस्टेड ऑफ हैविंग कंपनी लाइक बीइंग बिग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट, क्योंकि एक एम्प्लॉय काउंट हम ऑलरेडी 100 का छू चुके हैं, बट नाउ वी फील कि टेक्नोलॉजी और टूल्स का इतना एडवांसमेंट हो उससे गया और productivity कैसे बढ़ाया जाए? आने वाले 5 सालों में हम जो वर्किंग कल्चर देखते हैं या जो समझते हैं वो हमें ये समझ में आता है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो Yes, कि रहने true. वाली है Yes, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। Yes. ट्रेमेंडस काइंड ऑफ पीपल जो है, मतलब इतना ज्यादा वर्कफोर्स हमें नहीं चाहिए, हमें ऑब्वियसली स्किल्ड टैलेंट चाहिए, Skilled and productive. या जो कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना बेहतर तरीके से जानते हो। राइट। सो उस वे में हम चाह रहे हैं कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक एम्प्लॉय काउंट वाइज की जगह हम लोग रेवेन्यू वाइज उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दैट वुड बी अवर लाइक स्ट्रैटेजी। पहले लाइक इन सब सिचुएशन के पहले हम लोगों का एम था कि ओके ठीक है, आज इस काउंट पे है कंपनी तो वो नेक्स्ट काउंट पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज जिन्होंने काफी ले ऑफ्स किए, राइट, एंड काफी मतलब हजारों की तादाद में जो है वो ले ऑफ्स हुए हैं। द रीजन बीइंग कि काफी ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन हो चुका है जो काम इजीली हो रहा है एंड विद इन फ्यू मिनट्स हो रहा है, जो कि एक ह्यूमन के लिए करना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट विद द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वो उसको मिनट्स में कर रहा है। बट ऑब्वियसली जो अपने दिमाग का ज्यादा यूज कर पा रहा है, जो अपनी स्किल्स को अडेप्ट करते हुए और एनहांस करते हुए आ रहा है, वो इस कंपटीशन में टिकने वाला है, क्योंकि वही वो कमांड दे सकता है, राइट। तो वो स्किल लेवल लाइक हम भी उस चीज पे काफी लाइक ट्रेन कर रहे हैं हमारी टीम को, और हमारा जो आने वाला फोकस है वो इसी पे रहने वाला है। जब आप क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं या क्रिएटिव दुनिया में जब काम करते हैं, जिस सिटी में आप हैं या टायर 2 सिटीज जो आप टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता है इन लोकल लेवल, बट आपका जो एक्सपोजर है वो ग्लोबल लेवल पे है। वहाँ पे ये कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज देयर आर बिग प्लेयर्स एज वेल who can acquire the clients very well, they can give lot of offers and goody things. How you face these competitions? So competition मतलब competition से टकराते मतलब काफ़ी चीज़ें हमने लर्न की है, और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि जब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी होती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस हासिल करते हो, आपको काफ़ी फेलियर्स देखने को मिलते हैं। सक्सेस कम होता है, फेलियर का नंबर ज़्यादा होता है। फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं, और फेलियर्स तभी आपको मिलते हैं जब आप कुछ हाथ पैर मार रहे होंगे। Yes. अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे तो फेलियर भी होने के चांस नहीं है और सक्सेस होने के भी चांस नहीं है। राइट। सो और कुछ भी चीज आप करते हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है, या तो आप उस चीज में फेल होंगे या तो आप सक्सेस होंगे। तो डिसीजन आपका है कि आपको वो करना है या नहीं करना है। तो ये डिसीजन हमने भी लिया कि हम लोग काफी लोगों से कोलैबोरेट होकर काम कर रहे थे, काफी हमारे पार्टनर्स भी थे, और काफी हम लोगों ने तो ये चीज भी हासिल कर ली थी अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कि हम लोग जो
टॉप ग्लोबल लेवल की कंपनी थी जो यूएसए में काम कर रही थी, हम उनके साथ उनका काम कर रहे थे। ओके। तो मतलब चैलेंज बेसिकली तब से आना हमारे लिए चालू हुआ जब हमने अपनी मार्केटिंग को पुश देना चालू करा और हम लोग डायरेक्टली उनसे compete Actually, करने we are the लगे। people who are making it, Right. not under that banner. राइट। तो हम डायरेक्टली जब compete करने लगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन उसको दिख रहा है कि यार मैं तो इनको काम दे रहा हूँ और ये डायरेक्ट भी मेरे क्लाइंट से काम लेने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में हमने उनकी पार्टनरशिप को लूज कर दिया। तो जब हमने पार्टनरशिप को लूज कर दिया तो एक बहुत लाइक फाइनेंशियल बर्डन काइंड ऑफ जो है वो हमारी कंपनी में आया। बट हमारा ये था कि नहीं यार लगे रहना। तो ये वन ऑफ दी लर्निंग्स रही है कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 2 मॉडल्स पे आप लोग काम करते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, तो 1 कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे और 2nd आप डायरेक्टली आपके एंड कस्टमर के साथ काम कर रहे होंगे। इन 2 के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा मॉडल है, राइट? कि 2 मॉडल के अलावा आप कुछ भी अगर करते हो तो वो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज या उसी को आप XX, XXX करना चाहते हो, तो दोज आर दी थिंग्स। तो जब भी आप ये 2 एक्टिविटीज पे काम कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप में हो आप उससे डायरेक्टली compete करने की जंग में या कहीं पे भी आप मतलब इस तरह की चीजें ना लेकर आए कि जहां से उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने लगे। बिकॉज फिर ईगो वाली गेम आ जाती है। राइट। तो वो आपकी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, वो उसी मोमेंट पे ब्रेक हो सकती है। तो या तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको किस मॉडल पे एट द एंड आपकी कंपनी को प्ले आउट कराना है। क्या आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ही फोकस करें। राइट। तो आपको किस पे प्ले आउट कराना है। बहुत सारे कंपनीज ऐसी है कि जिसका ग्रोथ का एस्पेक्ट इतना बड़ा नहीं होता है। दे वांट कि ठीक है एक स्मॉल टीम है, हमारा काम चल रहा है, हमारे कुछ पार्टनर्स हैं क्योंकि हम लोग ये चीज पर्टिकुलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दे गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप और उनका काम चलता है। बट इफ योर विजन फॉर द कंपनी इज बिग, कि आपको एक बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नाम कमाना है, तो आपको शुरू से ही फिर डायरेक्ट मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी ये जब क्लैश होता है तो आपकी पार्टनरशिप टूटती है और वो जो पार्टनरशिप टूटती है तब नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हाँ, काफी जो बर्डन्स आते हैं फाइनेंशियल, वन ऑफ द मेजर बर्डन जो आता है वो फाइनेंशियल आता है। क्योंकि आपका एक इनकम रिसोर्स है जो कि उस पार्टनर से आ रहा था वो बंद हो गया। आपकी टीम तो ऑलरेडी है जो कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी होता है इससे। सॉरी, नेगेटिव पब्लिसिटी भी होता है इससे। नो, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं बोलेंगे उसे, बस वो है कि वो साइलेंटली आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। ओके। अब नेगेटिव पब्लिसिटी इन टर्म्स हो सकता है कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है तो हो सकता है कि कोई ना कोई आप ही की टीम में उस चीज को उस तरीके से नेगेटिव ले जाए। तो उस माहौल को भी संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन जो होती है, वो एक एंटरप्रेन्योर और एज अ CEO मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रही। तो किस तरीके से संभालना है, क्या करना है। तो जब हमें समझ में आया कि यार मार्केटिंग एंड गोल हमारा ये नहीं है कि हमें सिर्फ पार्टनर्स के साथ काम करके एट द एंड लाइक बैक रहना है, हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी, एक ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो फिर हमने फुल फ्लेजेडली मार्केटिंग करी। हमने, जैसे मैंने बताया कि मैंने सीखा, हमने उसको रैंक कराया, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ हमने काम करा एंड लकीली अभी हमने रिसेंटली पाइन लैब्स को ऑन बोर्ड किया है। सो और इस तरीके से हम लोग है ना फोकस कर रहे हैं और हम जब भी जो भी चेंज या नई चीज़ें जो हम कंपनी में लेकर आने वाले हैं वो भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे। सो थिंग्स आर एक्साइटिंग। और ये है कि हाँ, मतलब आपने बड़ा अगर ड्रीम देखा है तो वो चैलेंज तो आपको मिलेगा कि ठीक है, आपके फाइनेंशियल बर्डन्स भी आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ओके व्हाट इज हैपनिंग, यार मैंने तो इतना मेहनत करी थी, अब मेरा तो पूरा क्लाइंटेल ही चला गया है और अब नेक्स्ट लाइक सैलरीज देने का समय है, अब मैं वो फाइनेंशियल्स कहाँ से जुटाऊं। क्योंकि मार्केटिंग इटसेल्फ टेक्स लाइक सम टाइम। वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने चालू किया, कुछ नहीं होता है। आज मैंने चालू किया और कल मेरे को रिजल्ट मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और मार्केटिंग में आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लगाते रहना पड़ता है। इट्स अ कंटिन्यूस एक्टिविटी और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट।
और वो कब कहाँ क्या रिजल्ट दे दे वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स और द मेजर थिंग्स जो कि आपको समझनी रहती है आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। एक कंपनी में जब एक मार्केटिंग अलग डिवीजन होता है और एक क्रिएटिव वर्ल्ड अलग होता है, क्रिएटिव या टेक्निकल कुछ भी बोले, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप एंड चांस ऑफ हैविंग ए क्लैश। बिकॉज जो मार्केटिंग वाले हैं वो अलग फंडे में काम करते हैं, उनके लिए सेल्स लेके आना या बिजनेस लेके आना मुद्दा होता है। जो टेक्निकल है वो नहीं समझता है मार्केटिंग वाला उतना, और टेक्निकल वाले मार्केटिंग को समझना नहीं चाहते हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कंपनी का प्रेशर मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज बिजनेस अगर नहीं आएगा तो टेक्निकल का पैसा कौन भरेगा। सो इस क्लैश को आप कैसे एड्रेस करते हैं और कैसे ये बैलेंस को मेंटेन करते हैं बीइंग ए सीईओ? सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमने डेवलप करी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री है। yes. अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 50% वी आर इनटू लाइक एनिमेशन और 50% वो मार्केटिंग में जाता है। क्योंकि जो हम वीडियोस बनाते हैं दैट इज यूज ओनली फॉर द एडवर्टाइजिंग या मार्केट करने के पर्पज से ही बनती है। okay. तो कहीं ना कहीं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं हमेशा अपनी टीम को जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हमेशा ये ट्राई आउट करती हूँ कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, या आप वीडियो किसकी बना रहे हो वो आपको पता हो। तो वो एक हैबिट जो है वो हमने डेवलप करी कि वो आपसे वीडियो क्यों बनवा रहा है या किस टारगेट मार्केट के लिए बनवा रहा है, राइट? क्योंकि अगर टारगेट मार्केट इंडिया है तो कैरेक्टर्स वुड बी प्रिटी डिफरेंट, राइट? क्योंकि जो यहाँ के लोग समझते हैं, अगर यूएसए ऑडियंस के लिए तो अगेन कलर्स, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट, द लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, जो स्क्रिप्टिंग होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी, इंडिया के लिए बन रहा है तो वो डिफरेंट होगी। तो सेम चीज जब हम अंडरस्टैंड करते हो तो कहीं ना कहीं वही हमें पुश करना है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग टीम के पास ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टास्क है जो उन्हें करने हैं कि यार ये वीडियो पब्लिश करना है, या ये यहाँ पे पोस्ट करना है, या ये चीज करना है, या वो चीज करना है। तो आई इंसिस्ट कि आप मोशन जिलिटी को भी उसी तरीके से समझो कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं और हम किस टारगेट मार्केट को कैटर करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप क्लाइंट्स की वीडियो बना रहे हो वो तो ठीक है, बट वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि आपको समझने की नीड है कि हम किस टाइप ऑफ क्लाइंट को कैटर करना चाह रहे हैं। तो हमने कस्टमर प्रोफाइलिंग कर रखी हुई है कि सास की कंपनीज हो गई या फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फॉर एग्जांपल बैंकिंग में हो गया। तो इस तरीके की हमारे पास कंपनीज हैं। पर्टिकुलर साइजिंग में हमने बांट दिया है कि हमको 11 to 50 अगर हमारा पर्टिकुलर कोई कंपनी साइज है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं तो उसको हमें किस तरीके से टारगेट करना है, क्या उससे हम डायरेक्ट सेल्स के थ्रू ले जाना है या क्या करना है। तो वो कस्टमर प्रोफाइलिंग जब हमने करी तो हमें ये समझ में आया कि किस कस्टमर पे एग्जैक्टली कितना वर्कआउट करना है, वो एग्जैक्टली हैंग आउट कहाँ कर रहा है। तो कोई अगर सैस वाला है तो वो पर्टिकुलर किसी इवेंट्स या कम्युनिटीज या ऑब्वियसली जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सैस बेस्ड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है, रिव्यूज प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वो वहाँ पे हैं। तो हमें क्या करना है, या लिंक्डइन पे वो लोग एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं वो चीज़। तो जब हमने इन सब चीज़ों का बाइफर्केशन किया तो चीज़ें समझ में आई एग्जैक्टली मार्केटिंग टीम को कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट द मटेरियल्स जो कि हमें प्रिपेयर करवाना है। और वो ही हम लोगों ने लाइक शेड्यूल बना दिया है कि ठीक है ये पर्टिकुलर मटेरियल, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही होता है और बहुत बार हम ये चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि हम लोग वीडियोस डेवलप करते हैं और हमें अपने मार्केटिंग के लिए भी वीडियोस ही चाहिए होती है। एट द एंड कोई हमारा प्रोडक्ट है तो इट टेक्स टाइम, वीडियो को बनने में टाइम लगता है। एक पोस्टर आप बनाना इज ईजी क्योंकि वो तुरंत बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा कि आपने एक दिन सोचा कि ये पर्टिकुलर प्लानिंग है और एक दिन आपने उसको दिया और आपने पब्लिश कर दिया। बट वीडियो की प्लानिंग कुछ समय पहले से हो जाना चाहिए। तो वो जो प्लानिंग वाला मेजर मुद्दा है कि यार ये प्लानिंग पहले हो जाना चाहिए ताकि हमारी क्रिएटिव टीम को टाइम मिल जाए उसको डेवलप करने के लिए। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो हमें काफ़ी क्रिएटिव और मार्केटिंग के बीच में, जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे उनको कोप अप करें, तो वो हमें काफ़ी चैलेंज फेस होता है। तो इसीलिए हमने यही प्लानिंग करी कि यार 1 month और 2 month प्रायर हम लोग एक शेड्यूल बना ले और वो शेड्यूल हम फ्लोट कर दें हमारी टीम में, और वो सब मटेरियल एटलीस्ट 1 month पहले हमारा जो होना चाहिए वो प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारी अर्जेंट
इंक्वायरीज आती है। और सेल्स वाले के लिए तो हर चीज अर्जेंट होता है, 15 दिन में देना है मैडम। राइट तो अर्जेंट इंक्वायरीज आती है इन द सेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आजकल। Yes. तो इवेंट्स में उन्हें वीडियो का यूज करना है, तो उनका एकदम अर्जेंट भी आता है कि यार ये इवेंट है, यहाँ हो रहा है, या हमको या तो हमको वीडियो सबमिशन करना है, या हमको वहाँ पे प्ले आउट करना है, तो हमें इस डेट तक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। तो टीम गेट्स ऑक्यूपाइड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसलिए हमने वो चीज शेड्यूलिंग करी है कि यार हमें एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर हमें वो चीजें मिले। एटलीस्ट वीडियो नहीं तो कोई पर्टिकुलर जिफ मिल जाए, नहीं तो पोस्टर, नहीं तो कंटेंट, नहीं तो इन्फोग्राफिक्स। तो वो ब्रेक डाउन कर दिया है कि किस में कितना टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट वो नहीं हुए तो हमारे पास कुछ ना कुछ मार्केटिंग मटेरियल हमेशा रेडी रहे, जो कि हम अपनी लाइक सोशल चैनल्स पे पुश कर सके। जो इंडस्ट्रीज या जो कंपनीज फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं, वहाँ पे 80-90% मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहते हैं, ये बताते हैं कि वहाँ पे जो मार्केटिंग टीम हम हायर करते हैं या ट्रेन करते हैं, दे आर नॉट दैट मच ऑफ केपेबल टू हैंडल एंड क्लोज दोज क्लाइंट्स। वहाँ पे सीईओ को या ओनर को या एंटरप्रेन्योर जो खुद हैं, उन्हीं को ही एंटर करना पड़ता है टू क्लोज दोज डील। व्हाट अबाउट इन योर कंपनी, व्हाट इज दिस प्रोपोजिशन टू हैंडल द फॉरेन क्लाइंट्स? क्या आपको ही करना पड़ता है खुद के, कि आपका मार्केटिंग टीम इज केपेबल इनफ टू क्लोज दोस? हमने ब्रेक डाउन कर रखा हुआ है, जो हमारी सेल्स टीम बनी हुई है। लाइक जब भी कोई सेल्स टीम में ऑनबोर्ड होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो मेरा कॉल्स पे रहता है उन लोगों के साथ। बट तब तक जब तक वो पर्टिकुलर जो भी ऑनबोर्ड हुआ है बंदा वो ट्रेन ना हो जाए, बिकॉज आई वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो मैंने इतने समय में इतने क्लाइंट्स के साथ बात करके गेन किया है। क्योंकि वो भले ही वो एक्सपीरियंस बंदा हो, पर वो जो एक्सपीरियंस आपने ले रखा है आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके क्लाइंट्स से बात करते हुए, वो आप तभी दे सकते हो जब आप उनके साथ कॉल्स ले रहे हो, राइट। और हर कंपनी में आई थिंक जो पर्टिकुलर ऑनर है उसका कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ इन्वॉल्वमेंट होना इज वेरी वेरी मस्ट। मतलब वो होना जरूरी है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचता है। वो किसी भी लाइफ साइकिल पे हो सकता है। वो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवरी हो, या शुरू में जब वो प्रोडक्ट लेने आया हो, या इन बिटवीन कोई फीडबैक आपको गैदर करना हो। बीइंग अ सीईओ ये हमेशा से मेरा रहा है कि अगर मेरी टीम भी वो कॉल को हैंडल कर रही है, या वो प्रोजेक्ट आ गया है, अब उसको इन बिटवीन कोई पर्टिकुलर फेज चल रहा है उसका डेवलपमेंट का, तो मैं उस फेज में भी क्लाइंट से कनेक्ट करके उनसे फीडबैक इंटरनली ले लेती हूँ। राइट। सो अभी तो जनरली मतलब मेरी जो टीम मेंबर है जो पर्टिकुलरली सेल्स में है वो ही इस चीज को देखती है, कॉल्स को हैंडल करना। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो सकता है या मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है इसको कन्वर्जन तक ले जाने में, तो आई एंटर इनटू दैट। बट मैं ज़्यादातर अभी जो मैंने है वो थोड़ा सा फ्री हैंड दे रखा हुआ है कि आप एक्सपोजर लो इन टर्म्स ऑफ, समझो उस एक्सपीरियंस को, समझो कि क्लाइंट एग्जैक्टली मांगता क्या है और आपको क्या देना है। एंड बैक ऑफ द ट्रैक मैं छोटी छोटी सी मीटिंग्स लेती हूँ उनको ट्रेन करने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आए, लाइक आपके लास्ट वीक में एग्जैक्टली किस तरह के कॉल्स आपने अटेंड किए, उसने एग्जैक्टली क्या बोला है, क्या चीज़ शेयर करी है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ऐसे अगर कोई पूछता है तो आपको एग्जैक्टली क्या कहना है, या क्या चीज़ें आपको उसको दिखानी है इन योर पोर्टफोलियो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो वो सब चीज़ें डेवलप करी। एंड व्हाट एग्जैक्टली दी मटेरियल्स जो कि आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन, वो सब चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करवाई। सो वो एक प्रोसेस सेटअप करी एंड देन वो ऑन गोइंग चीज़ है। तो इन्वॉल्वमेंट मिक्स एंड मैच है चीज़ों का। क्योंकि मैं आपसे ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जब हम किसी फॉरेन क्लाइंट को डील करते हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। हिंदुस्तान के क्लाइंट के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे तो आपकी बातों में क्या संबंध बना रहे हो उससे बिजनेस हो जाता है। सो ये स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है कि टू द पॉइंट आप बात कर रहे हैं या टेक्निकल बातें आप कितना कर रहे हैं, उसी से एक्विजिशन होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी वेल प्रिपेयर्ड व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू सर्टेन कॉल ऑन समथिंग। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग दैट। सो जब तक मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन सेल्स टीम में ऑनबोर्ड हुआ है वो जब तक टेक्निकल साउंड नहीं करने लग जाता है, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ओके दिस पर्सन कैन टेक कॉल अलोन, मतलब वो अकेले ले सकता है और उसको अकेले कन्वर्जन
तक नहीं ले जा सकता तब तक आई यूज टू बी देयर. Okay. कुछ इनिशियल कॉल्स मैं उनके साथ लेती हूँ एंड देन मैं कॉल में रहती हूँ जस्ट फॉर हियरिंग कि क्या हो रहा है. अगर मेरा कोई इंटरवेंशन वहाँ पे नीडेड है तो मैं वो कर पाऊँ एंड देन आई ड्रॉप ऑफ. Okay. तो मतलब वो एक इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज आई मेक देम लर्न एंड देन. अभी तो खैर टीम सेटअप है तो अब तो वो प्रोसेस नहीं है बट या जब टीम सेटअप करने का स्टार्ट किया था तब यही प्रोसेस फॉलो की थी. और आज भी जो मेजर क्लाइंट्स हैं, जो बिग क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ हो गया, तो आई यूज टू बी कनेक्टेड विद देम. उन लोगों के साथ मैं ऑब्वियसली कनेक्टेड रहती हूँ. और जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक फेज में आपका कनेक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हो सकता है आपकी सेल्स टीम कल चेंज हो रही हो, आज कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कल कोई और काम कर रहा हो, बट आप यू वुड बी दी ओनली फेज जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, राइट? तो वो फेज से कनेक्टिविटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन मोशन एजिलिटी आई एम द फेस फॉर द क्लाइंट. क्योंकि अगर कुछ भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं पे भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट में है, वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो मुझसे डायरेक्टली आके कनेक्ट कर सकते हैं. तो आई यूज टू बी देयर फॉर सम टाइम but sometime it's like okay, team is capable to take that particular things forward. Okay. आज की तारीख में जब हम किसी एंटरप्रेन्योर की जर्नी को देखते हैं तो सबसे पहले तो वो गैप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं. जो वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो मानता ही है कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, बट उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिकॉज हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, सब आपके प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशनिंग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो 6-7 साल आप इस मार्केट में हैं, आपका एक निश मार्केट है ऑलरेडी. क्या आज भी आपके मार्केटिंग टीम को कोल्ड कॉल की रिक्वायरमेंट पड़ता है या मार्केटिंग को एक्वायर्ड करने के लिए गाइडेंस देना पड़ता है जब तक आपने एक नाम बना चुके हैं तो भी? बिकॉज आज की तारीख में सेल्स जनरेट करना दैट इज अ मेजर चैलेंज दैट ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर फेसिंग इन टुडेज टाइम. सो व्हाट शुड बी द मैसेज फॉर देम? क्या उनको नजर में रखना चाहिए सो दैट व्हाटएवर प्रोडक्ट दे हैड क्रिएटेड that should be reaching to the target audience at the right manner? So जो आपका क्वेश्चन है कि मतलब आज भी आपको क्या ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, तो ये चीज़ें जो है बिजनेस में ये हमेशा चलती रहेंगी. मतलब आपको 360 डिग्री आपकी मार्केटिंग प्लस सेल्स के हर जो चैनल्स है वो आपको ओपन रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी सर्च कर रहे हो आप, और या कोई भी पर्टिकुलर लोन लेना है या उसके लिए आप जब सर्च कर रहे हो तो आपको HDFC बैंकिंग दिख जाएगी, ICICI दिख जाएगी रिजल्ट में, बट आप ये देखोगे कि एड में भी कहीं ना कहीं वो लोग आ रहे हैं. यस, राइट? मतलब उनका एड भी पुश हो रहा है. ठीक है, इवन सोशल चैनल्स पे अगर आप आते हो तो उनका ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, प्लस वो लोग वहां पे भी कुछ ना कुछ चीजों के पुश मार्केटिंग भी करते हैं, राइट? ब्रांड हैमरिंग, राइट. और अगर आपका अकाउंट पर्टिकुलर उसमें है तो आपके पास बहुत सारे कोल्ड कॉल्स भी आ रहे हैं, राइट? तो जब वो इतना बड़ा बिग ब्रांड होकर सारी चीजें कर रहा है तो अभी तो हम लोग तो स्ट्रगलिंग स्टेज में ही है, अभी भी हमने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है. तो स्टिल वी नीड दैट पर्टिकुलर कि हमारी भी जो चीजें हैं वो 360 डिग्री में चले होना चाहिए. मतलब आपका जो क्वेश्चन है कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो करना चाहिए, बट मेजर चैलेंज जो आता है इस स्टेज में वो लोगों को ये आता है कि वो करे कैसे इतनी सारी चीजों को. मतलब मेजर चैलेंज ये है, वो ये वाला तो चैलेंज ही नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि है ना ये चीजें करनी है सेल्स लाने के लिए. द मेजर चैलेंज जो कि ये है कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे कैसे लेकर आए, तो वो सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंज है. और वो चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आपको टीम की स्ट्रेंथ्स पे प्ले आउट करना पड़ेगा कि किस बंदे की क्या स्ट्रेंथ है. सेल्स में तो ऑब्वियसली हमें एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की नीड है, एक ऐसे पर्सन की नीड है जो प्रोडक्ट को, टेक्निकल नॉलेज को गेन कर सकता है. मतलब उसकी लर्निंग एबिलिटी वो चीज़ होनी चाहिए कि वो ये चीज़ को समझे. और दूसरा ये कि जब भी आप सेल्स करते हो तो वन ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड, जब मैंने सेल्स को समझा कि आप कभी भी किसी को फ़ोन कर रहे हो या आप कुछ भी पुश कर रहे हो तो आपको मेजरली
उससे जब भी आप बात कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उसको बेचने की कोशिश मत करो, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि ये चीज मुझे बेच रहा है। सेल्स दिखाया पर्सन जा को, रहा है। हाँ, सेल्स पर्सन को एट द एंड सिर्फ सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। नीड आइडेंटिफिकेशन राइट, नीड करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, उससे सिर्फ बातचीत करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चाहिए, क्या पर्पस क्या है। चाहिए, एंड देन आपको अगर लगता है कि उसका कहीं गैप है, उस गैप में आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ फिट हो सकती है, तो वहां पे आप उस चीज को पिच इन कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग टू सेल कि हम ये करते हैं, हमारी ये सर्विसेज है, हमने ये करा है और हम इस चीज को बेचना चाहते हैं। तो उससे मतलब सेल्स जनरेट नहीं होगी। मेजरली जो चैलेंजेस जो लोगों को महसूस होते हैं वो यहीं पर आकर महसूस होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल करना चालू कर देते हैं। इवन आपके पास भी कई कॉल कॉल्स आते होंगे वो हेलो बोल के कि क्या आपको ये चाहिए, और आप बोल देते होंगे भैया नहीं चाहिए, या बहुत सारों का आपको पता चल जाता होगा कि यार ये पर्सन है, आप तुरंत काट देते होंगे। तो वो चीज को समझने के लिए एटलीस्ट जो कन्वर्सेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता हूँ, बट इफ दैट इज समथिंग जो कि आपको रिक्वायर्ड है, अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे के लिए समझ लेंगे। मतलब द थिंग, या किस तरीके से आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो ड्यूरिंग योर Yes, true. सेल्स कॉल, वो वाली चीजें। तो हर चीज 360, आपको पुश मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनिक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो किसी मतलब जो चैनल आपने छोड़ रखा है, मे भी हो सकता है आपने एड्स को छोड़ रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कॉम्पिटिटर वो ऐड कर रहा है, तो अगर कोई कस्टमर है वो उसकी ऐड को देखकर वहां पे चला गया, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, मिस हो गई। इसलिए Yes. जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। तो वो इवेंट्स भी कर रहे हैं, वो ट्रेड शोज भी कर रहे हैं, वो बहुत जगह मतलब स्टॉल्स लग रहे हैं उनके, ऑनलाइन चीजें लग रही है, ऑफलाइन में बिलबोर्ड्स में वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं या आजकल लोग बोलते हैं कि यार ये तो पुराना ट्रेडिशनल मेथड हो गया, सब ऑनलाइन हो गया है, बट स्टिल थिंग्स आर लाइक वर्किंग दैट वे, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स का सीधा सा यही रोल है कि ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को तुरंत सोचा कि ओके दिस इज अ प्रोडक्ट और सर्विस, मैं आज इसको बेचना चालू करता हूँ, और वो सामने वाले ने खरीद लिया। मार्केटिंग एंड सेल्स का जो सीधा डेफिनेशन है, और एग्जैक्टली जो मार्केटिंग की डेफिनेशन ये है कि जब सामने वाले को रिक्वायरमेंट है तब उसके दिमाग में सिर्फ आपका ब्रांड नेम आना चाहिए। तो वो है एग्जैक्टली मार्केटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप एड चला रहे हो, तो वन टाइम उसका इंटरेक्शन हुआ एग्जैक्टली कि ठीक है, मैंने देखा कि यार इस पर्टिकुलर चीज का ऐड हो रहा है, मुझे अभी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े खरीदना चाहते हो, आप कुछ फॉर्मल्स खरीदना चाहते हो, आपने सर्च किया, अभी नहीं मन है, पर ऑब्वियसली रीमार्केटिंग के थ्रू में पता चल गया कि यू आर सर्चिंग या आप पोटेंशियल बायर हो सकते हो इसका, तो आपको ऐड पुश कर दिया। फिर आपने देखा टीवी में आपको कमर्शियल दिख गया, फिर आपने देखा कि यार यहाँ पे कोई बिलबोर्ड में है ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मल इस कंपनी का लगा हुआ है। तो इस तरह के एटलीस्ट 7 टाइम्स अगर वो इंटरेक्शन होता है तो वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, और कुछ इंटरेक्शन के बाद एटलीस्ट अगर आपको खरीदना है उसी समय में, तो आपके दिमाग में वो ट्रिगर कर जाएगा, और आप सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मिंत्रा का ऐड आपको दिख रहा है, या फॉर एग्जाम्पल एलन सोली से आप अगर फॉर्मल्स परचेस करते हो और आपको उसका ऐड दिख गया, तो आप सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो वहीं पे दोगे। तो ये एग्जैक्टली जो है वो मार्केटिंग का फंडा है, उसके अलावा कोई भी फंडा नहीं है। आप जब इस कंपनी में ज्वाइन किए थे, यू हैड अ लग्जरी टू बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी इन योर फर्स्ट रोल। कोई भी कंपनी में सीईओ तक पहुंचने के लिए बहुत स्टेप्स होते हैं, बहुत लर्निंग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो हाउ वाज दैट लग्जरी इन टर्म्स ऑफ योर ग्रिलिंग और एक्सपीरियंसेस? सो कंपनी हम 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, हिमांशु और मैंने। तो इसमें ये वाली चीज़ हम लोगों के बीच में कभी नहीं थी कि सीईओ कौन बनेगा, या ये हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब था। तो सिंस हिमांशु इज द फाउंडर एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ द कंपनी, ये डिसीजन हिमांशु का ही था कि तुम इस कंपनी की सीईओ बनोगी, क्योंकि सीईओ का जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है एग्जीक्यूशन।
और फाउंडर जो होता है वो एक विजन देता है, एक उसकी सोच होती है कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ हमें करनी है, बट एग्जीक्यूशन उसका जो पूरे टीम में ले जाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले जाता है, वो सीईओ ले जाता है। तो मुझ में वो कैपेबिलिटी दिखी, इसलिए मुझे सीईओ बनाया गया एंड ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली, क्योंकि मुझे काम करना पसंद था। तो काम करना पसंद था तो बीइंग अ सीईओ आप काम करो, राइट, और काम लोगों से करवाओ। तो अभी तो एग्जैक्टली मतलब मैंने अपनी टीम में भी यही चीज स्प्रेड आउट की है कि आप अगर अभी काम कर रहे हो तो अपने आप को एज अ सीईओ, बीइंग अ सीईओ, आज से आप सीईओ और आप उसी की तरह काम करो। मतलब आपके पास फ्री हैंड दे रखा है कि आप सोचो आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना है, आप सोचो आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्या करना है, इवन इन योर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। तो काफ़ी हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स हम लोग कंडक्ट करते हैं और यही चीज़ पुश करते हैं कि अगर कुछ चीज़ की हमने डेडलाइन सेट करी है तो सिंस यू आर द सीईओ आपको ये समझ के चलना है कि आपको ये चीज़ को अचीव करना ही करना है इस पर्टिकुलर डेडलाइन पे। तो जब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लोगों में कि यार ठीक है, मैं सीईओ हूँ या पर्टिकुलरली मुझे ये अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन में मिली हुई है और मुझे ये चीज़ करनी है, राइट। तो जब वो टीम में भी वो चीज़ स्प्रेड आउट होती है तो दे टेक इट सीरियसली और वो चीज़ों को करने लगते। तो मैंने वही चीज़ समझी है कि अगर मैं सीईओ की प्रोफाइल पे हूँ तो मुझे और सीईओज जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट करना है। Okay. This is what my Open culture basically. yes, to open give the culture, freehold. right। तो हम लोगों ने इवन मतलब हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी फुल हैंडेडली मतलब अनाउंस कर रखी है कि अगर किसी को भी पर्टिकुलरली सी प्रोफाइल तक पहुंचना है तो दे कैन लाइक go and grab that particular opportunity, but obviously having that particular path, उन्हें वो path डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज पाथ किस तरीके से कि जैसे आपने बोला कि यार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वो सी लेवल तक पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायरार्की होती है, लोग इतने सारे होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि एज अ फाउंडर या कंपनी के सीईओ जो देखता है वो यही देखता है कि दैट पर्टिकुलर रिसोर्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कंपनी को कितना प्रॉफिट लाके दे रहा है, मतलब एट द एंड उसके होने से क्या वैल्यू है जो कंपनी को मिल रही है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस रखता है, क्योंकि उसमें कंपनी और इंडिविजुअल दोनों की ग्रोथ है, लॉस तो उसका कुछ है ही नहीं, वो किसी भी पॉइंट पे नहीं होने वाला है। इवन इफ वो ये पाथ को फॉलो करता है और वो सोचता है कि नहीं यार मुझे कुछ और, उसका डाइवर्ट हो जाता है मन की मुझे किसी और चीज में जाना है, मुझे फील्ड चेंज करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, बट उसने इतना समय ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीख के लर्न करके वो वहाँ तक पहुँच गया है, तो भी वो लेके तो अपने साथ काफ़ी लर्निंग्स जाएगा और वो लर्निंग्स उसको आगे जो है वो डबल उसके करियर को डबल एक्स करने में काम आने वाली है, राइट। तो यही चीज़ जो है मैं अपनी टीम को काफ़ी समझाती हूँ कि तुम एटलीस्ट मतलब वही चीज को फॉलो करो और समझो, क्योंकि आपका जाने कुछ भी नहीं वाला। तो जिसमें कुछ जाने नहीं वाला आप अर्न करने वाले हो, और जिसमें कि पे हम ही लोग कर रहे हैं आपको, तो वो तो आपके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ समय तक विदाउट सैलरी हम लोगों ने काम किया, पर यहाँ पे आप लोगों के साथ ये केस नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको टीम बनी बनाई मिल रही है, राइट। तो वो जो इंट्राप्रेन्योरशिप है वो कल्चर हमने बिल्ड किया है मोशन जिलेटी में। तो हमने कुछ आइडियाज भी हम लोग शेयर करते हैं अपनी टीम से कि हम ये चीज कर सकते हैं, और अगर आप इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप उसको बिल्ड करो। तो ये कल्चर हमने बिल्ड करा और यही हमारी कोशिश है, और ऑब्वियसली मतलब मैं चाहूंगी कि मैं कुछ और बड़ा बना पाऊँ, मैं उसकी सीईओ बनूं और यहाँ पे मोशन जिलेटी में कोई और सीईओ बने। दैट्स ग्रेट। मेरा ये एक पर्सनल डिसएग्रीमेंट है कि इन टुडेज टाइम देयर इज अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोई जेंडर नहीं होता है, राइट। बट नाउअडेज वी स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एज अ स्पेसिफिक सेगमेंट, राइट।
Do you really agree that there is a need of a special segregation for women entrepreneurship? क्या उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि पाउडर लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी क्रिएट करें? So what is this concept of entrepreneurship and women entrepreneurship? What is your perspective in this? सो ऑब्वियसली मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल लाइक अपोज में ही रहती हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योर आप बोल रहे हो तो ठीक है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर इज सफिशिएंट। Yes. आपको उसमें वुमेन लगाने की कोई नीड नहीं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब आप उसको और बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो। ये ऑब्जेक्शन मेरा हमेशा रहता है। मैं इसमें इसलिए भी डिसएग्रीमेंट बोलता हूँ बिकॉज एक तरफ तो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट, और एक तरफ हम ही बोल रहे हैं कि हमको सेग्रीगेशन Right. चाहिए, हमको Right. रिजर्वेशन चाहिए। राइट, देन व्हाई यू आर डाइल्यूटिंग आवरसेल्फ बाय? राइट। सो इस पे काफ़ी मेरे लाइक थॉट्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो वुमेन और मेन ऑब्वियसली दोनों को अगर हम नेचर वाइज देखें तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब मेन में एक स्ट्रेंथ होती है, राइट, पर वुमेन में सहनशीलता होती है, राइट। मतलब वुमेन ज़्यादा सहन कर सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं उसे ये भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो नए जीवन को जन्म दे सकती है। तो दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है, राइट, और दोनों की क्वालिटीज जब डिफरेंट है तो काम भी ऑब्वियसली, जब आप कुछ कर्म करते हो, कुछ कार्य करते हो, तो वो भी आपकी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ पे डिपेंड होती है, राइट। तो वो भी उसी तरीके से, मतलब गॉड ने ऐसा बनाया हुआ है कि मेन के पास ये स्ट्रेंथ है, वो ये काम कर सकता है, और वुमेन के पास ये स्ट्रेंथ है या वो ये चीज़ काम कर सकती है। बट हम आजकल ये देख रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप में कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ जो है, या मैन अगर मैन कर रहा है तो ठीक है, पर वुमेन कर रही है तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया। तो मेरे ख्याल से तो अब ऐसा होने लग गया है कि मेन को ज्यादा सपोर्ट की नीड आने लग गई है कि यार हम लोगों का भी कुछ देख लो। तो ये वाली चीज होने लग गई है। अब इसमें मेरा मतलब एक जो मैं लाइन है, या जो मैंने कुछ समय पहले अपने लिंक्डइन कवर पेज पे भी लिखा था, और बहुत समय पहले मैंने ये थॉट शेयर भी की थी कि व्हेन वी से वुमेन एम्पावरमेंट वी डिफाइन हाउ वीक दे आर। मतलब जब भी हम ये चीज कह रहे हैं तो हम ये तो पहले ही डिफाइन कर दे रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा वीक है। तो ये मेरा एक थॉट था, क्योंकि मैं इसकी काफी अपोज में रही हूँ। मुझे ये नहीं पसंद कि कोई वुमेन कार्ड प्ले आउट करे कि हम नारी है तो हमको इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब गॉड ने इस तरीके से बनाया है तो ऑब्वियसली लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑब्वियसली बटी हुई है, राइट। तो मेन की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपॉर्चुनिटी जो है वो भगवान ने भी सबके लिए एक जैसी रखी हुई है। तो हम इंसान क्या होते हैं, तो वही वाली चीज़ है कि जब इंसान के पास तक वो चीज़ पहुंची है तो इंसान ने खुद ही उसमें डिवाइड लगा दिया है कि नहीं ये महिलाएं नहीं कर सकती। आज भी काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ड्राइव नहीं कर सकती, फलाना नहीं कर सकती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आजकल ये भी बहुत प्रमोट हो रहा है कि ओके अगर वुमेन जा रही है, जॉब कर रही है, तो मेन को हेल्प करना चाहिए घर में। सो ये सब चीज़ें जो है ये एक तरह से समाज में एग्जैक्टली वो आगे क्या देना चाहते हैं वो उन पे डिपेंडेंट है। इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, रिस्पांसिबिलिटी वो अंदर से आना चाहिए। वो एक प्रेशर नहीं है, वो एक प्रेशर नहीं है। जिससे काम करना है वो फ्री है वो काम करने के लिए। अगर एज अ मैन किसी को घर पे काम करना है वो भी फ्री है। आई डोंट थिंक सो कि उसे हमें बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज से लाइक उसको उस तरीके से लेना चाहिए। बट या जहाँ पे जिस चीज की नीड है वहां पे हमें ऑब्वियसली बोलना चाहिए, वेदर इट्स अबाउट वुमेन कि हमें वुमेन के लिए बोलना है, या वेदर इट्स अबाउट मेन। बहुत सारी जगह जहाँ पे मेन के लिए भी हमें बोलने की नीड पड़ती है, और बहुत सारी जगह है जहाँ पे वुमेन के लिए भी बोलने की नीड पड़ती है। तो वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम कुछ चीजों को बोले ही नहीं, राइट, या जो समाज में हम देख रहे हैं वो चीज को कभी भी दिखाया ना जाए, उस चीज को छुपाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक उस चीज को दिखाया नहीं जाएगा उस चीज की अवेयरनेस नहीं स्प्रेड होगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन बाहर जा रही है
तो ठीक है, दे आर डूइंग, बट उस चीज को दिखाना इस तरीके से कि हम नारी है और हम ये कर रहे हैं, हम फलाना है, हम ये कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। उसका कम्युनिकेशन का वे आप चेंज कर सकते हो, आप लोगों को समझा सकते हो कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है और आप भी ये चीज कर सकते हो। सेम अप्लाइज टू मेन एज वेल, कि आपके लिए भी ये चीजें हैं और इस तरीके से नहीं है, क्योंकि एक मैन के ऊपर तो सबसे ज्यादा बर्डन है कि वो उसको पूरा फाइनेंशियल लेके चलना पड़ता है। अब उसको स्टार्टअप में और झोंक दिया है तो फैमिली का भी फाइनेंशियल प्रेशर और अपने स्टार्टअप का भी फाइनेंशियल, इसलिए जितने भी मैं स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, एक चीज हमेशा कॉमन निकल के आता है कि एंटरप्रेन्योर बहुत अकेला होता है। वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकते, अपने दुख किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में लगा हुआ है, 24 घंटा उसके दिमाग में वही चल रहा है, नेक्स्ट ईयर। और मेन के साथ ये है कि उसको ड्यू क्रेडिट भी नहीं दिया जाता। मतलब क्योंकि जब वुमेन ही सामने आ जाएगी तो उसको फिर ड्यू क्रेडिट कैसे दिया जाएगा? क्योंकि हर चीज के लिए वुमेन को अगर आगे कर दिया जाएगा तो देयर शुड बी थिंग्स जो कि समाज में आज भी है। महिलाएं बहुत सारी चीजें हैं जिससे स्ट्रगल आउट कर रही है, बट ऑब्वियसली देयर इज अनदर चैप्टर ऑफ मेन एज वेल, राइट? तो उस पे भी बात होना चाहिए और इधर भी बात होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट से आई थिंक पैरेलली, आई थिंक हमको उसका स्तर, दोनों का स्तर आई थिंक उठाना चाहिए, बिकॉज इसी तरीके से आई थिंक जो हमारी सोसाइटी है वो वेल डेवलप्ड होगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोनों मिलकर ही एक साथ, क्योंकि जब भगवान ने ही दो, मतलब नर और नारी को अगर भगवान ने ही बनाया है तो दैट मीन्स वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर बनाया है कि वो जो हमारी सृष्टि है वो आगे बढ़ते रहे। तो जब आगे बढ़ते रहे तो आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करिए और इक्वल क्रेडिट, दैट इज द मेजर जो मैं कहना चाहती हूँ कि इक्वल क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। बहुत जरूरी है। एंड माय ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर जो नया इस एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, एंटर कर रहे हैं, आई एम नॉट सेग्रीगेटिंग वुमेन और मेन, राइट, व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटीज, मतलब उनको क्या क्या चीजें सबसे पहले सोच में रखना चाहिए, एंड देन दे फील कि दीज आर ऑल टिक्स, देन आई शुड एंटर। सो आपके लिए वो फर्स्ट 1 2 3 क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी स्टोरीज पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं, देन वी गेट मतलब इनटू दिस कि हाँ हमें भी करना है, हम भी कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, आसमान छू लेंगे, ये वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले तो जो भी स्टोरीज है, ऑब्वियसली इंस्पिरेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है, नीडेड भी है वो जानने के लिए, बट उनके ट्रूथ तक पहुंचो कि वो जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली कितनी सच है और कितनी झूठ है। दैट इज द मेजर एम जो कि आपका होना चाहिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी आप पढ़ते हो तो। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको बेचने के लिए स्टोरीज बेची जा रही है, और वो स्टोरीज काफी लाइक डाइवर्ट कर रही है आजकल के यूथ को, राइट? और वो वैसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मतलब हमने इतनी सी उम्र में इतना कमा लिया है, आप भी कमा सकते हो, इस 6 महीने में 3 करोड़ की कंपनी बन गई, राइट? ये हो गया, वो हो गया। थिंग्स टेक टाइम। आप जितने भी प्रीवियस इंडस्ट्री जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको देखोगे तो उनकी पीढ़ियां लग गई बनने में। तो आज मतलब आज ऐसी क्या जादू की छड़ी आ गई उनके पास कि वो चीज ऐसी हो रही है, क्योंकि किसी भी चीज को कुछ टाइम लगता है बनने में, डेवलप होने में, और वो लेगेसी हासिल करने में, राइट? वो एक जनरेशन का काम नहीं होता है, वो पीढ़ियों का काम होता है एक बड़ा एम्पायर को बनाना। तो वो आपको समझने की नीड है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो कि जिससे ना मतलब एकदम बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमम है। आपको हर चीज समझनी होगी कि उसकी क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी एग्जैक्टली क्या रहा है, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो तो फाइनेंशियल इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि रहती है। आपके पास आइडियाज रहते हैं, आपके पास जुनून रहता है, बट एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्वियसली फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या आप इतनी रिस्क ले सकते हो? आपके पास और ऐसे क्या एसेट्स है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर आपने कुछ रिस्क लिया, आप उसमें फेल हो गए, तो आप उसको बैलेंस आउट कर कैसे सकते हो? कि आपके पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है या कोई ऐसे सपोर्ट में है आपके पास लोग जो इसको कर सकते हैं?
तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि आपको देखनी है, समझनी है और उन स्टोरीज से समझनी है कि यार ये स्टोरी है कि हाँ ऐसा मेरा भी, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ डिफरेंट है Yes. और वो सेम नहीं हो सकती। तो हम्म। जो उसने हासिल करा है वो आप नहीं हासिल कर सकते, आप कुछ और हासिल कर सकते हो, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वन ऑफ द मेजर थिंग। दूसरा, आप कितने वर्कोहॉलिक हो और कितने डिसिप्लिन्ड हो, सबसे ज़्यादा आपको ये समझने की नीड है। आपको फॉर एग्जांपल फैमिली में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, आपका ऐसा नेचर तो नहीं है कि यार वो चीज़ अटेंड करनी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ये तो क्या ही हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाओगे। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो तो सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको त्यागना पड़ता है, आपको वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पे फोकस होते हो, क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये लगता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में तो क्या है, कुछ हो नहीं रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, काफ़ी, और इवन काफ़ी कंटेंट भी पुश हो रहा है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें स्प्रेड की जा रही है कि जॉब नहीं करना चाहिए, या ऐसा हो गया, या मैनेजर वैसा है, बॉस वैसा है, फलाना वैसा है। अगर आपको याद हो तो कुछ कुछ समय पहले, या मे बी जब हमारे फादर या उनके पहले की जनरेशन जो भी काम करती थी, वो अपने बॉसेस को मतलब काफ़ी, मतलब एक तरह से बहुत सम्मान देती Yes, थी, yes. मतलब क्योंकि वो उनका ब्रेड एंड बटर चला रहा है। तो ये जो कृतज्ञता है, ये आई थिंक लोगों की हटती जा रही है। आज की तारीख में तो ये बोला जाता है कि अगर बॉस को अगर कोई गाली नहीं दे रहा है तो बॉस बॉस नहीं है। राइट ये चीज आ गई है, जबकि उस बंदे ने इतना डिफिकल्टी से एक चीज खड़ी करी है पहली तो, और उस बंदे ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है जिससे आप आपका ब्रेड एंड बटर, आपकी फैमिली को सस्टेन करा सकते हो। क्योंकि अगर वो ये स्टेप नहीं लेता तो एट द एंड आप लोग कहाँ क्या काम कर रहे होते, बन ही नहीं पाते। राइट, बढ़ ही नहीं पाते आप। तो मतलब वो चीज या वो रिस्पेक्ट तो आई थिंक मिलना चाहिए, जो कि आजकल गायब होती जा रही है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि फाउंडर अकेला होता है, तो एट द एंड वही वाली चीज हो जाती है कि उसका मोटिवेशन क्या है। एम्प्लॉय साइड से अगर उसको ये चीज सुनने को मिलेगी तो वो उसको लगेगा कि यार मैं तो इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि एट द एंड आप लर्निंग्स, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजें आप अपनी टीम से शेयर करते हो और आप एक उनके लिए भी सपना देख लेते हो कि यार इसमें कैपेबिलिटी है, ये यहाँ तक बढ़ सकता है, राइट। तो वो कृतज्ञता वो गायब होती जा रही है। तो ये सब चीजें झेलने की जो क्षमता है, अगर आपको लग रहा है कि ये, क्योंकि आपको क्लाइंट से भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, थैंकलेस जॉब है बेसिकली। हाँ, आपको एम्प्लॉय साइड से भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, तो आप एक बीच की, मतलब वो चक्की में बस आपको पीसा जा रहा है, वो वाली चीज है। तो क्या आप वो पीसने के लिए अपने आप को तैयार हो? अगर हो तो ही आप इस चीज में जंप इन करो। तो ये जो मेजर है, मतलब जो एंट्री के लिए एटलीस्ट उसे चाहिए कि हाँ यार एंट्री तो मेरे को लेनी है, और ये चीजें अगर उसकी टिक मार्क है तो आई थिंक वो एंटर कर सकता है। ओके आपने पहले से ही आपका जो कैरियर है ये रिलेटेड टू डिजिटल एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम, ये सारे चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड होते हैं और नहीं होता है ऑलमोस्ट। राइट। इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी भी है साथ में फिजिकली फिट रहना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी डैमेजिंग मेनी थिंग्स। आप कैसे इसको बैलेंस आउट करते हैं? राइट। सो मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक 1 या 2 दिन पहले भी अपनी स्टोरी एक शेयर करी थी, जो लास्ट ईयर में मैंने हेल्थ वाइज काफ़ी स्ट्रगल आउट फेस किए। तो मतलब मैं वैसे एक्सरसाइज करना या ये चीज़ करने में मैं काफ़ी एक्टिव हूँ कि मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, आई टेक दी एप्पल साइडर विनेगर में लेती हूँ वार्म वाटर के साथ, फिर मैं ग्रीन टी लेती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट माई डे। तो मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी का एक पार्ट तो ज़रूर है। बट लास्ट कुछ ईयर में मेरे साथ काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस रहे। जैसे मैंने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी शेयर करी बहुत सारे लोगों को, इवन जो मेरे इस जर्नी में थे। जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक कम्युनिटी भी रन करते हैं एंटरप्रेन्योर ग्रुप, जिसके हम काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हमारी ऑफिस पे करते हैं। I'll be coming into that in detail. तो काफ़ी हम ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स। तो
उन लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैं इस चीज से सफर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक इवेंट में आई यूज्ड टू बी देयर, क्योंकि मैं ही उस इवेंट को होस्ट करती होस्ट कर थी। रहे होते हैं। तो पहले मेरे साथ ये हेल्थ स्ट्रगल आया है कि मुझे अपेंडिक्स हो गया था, तो फिर मेरा उसका सर्जरी हुआ। फिर सर्जरी हुआ तो उसके बाद पता चला कि वो क्लॉटिंग हो गया था। तो वो क्लॉटिंग मेरे सिंस वो अपेंडिक्स और वो सब इतने क्लोज थे कि मेरे यूटेरस में वो चीज़ इफेक्ट करने लगी और यूटेरस में एक क्लॉट हो गया। तो जब यूटेरस में क्लॉट हुआ तो मुझे गायनेक के पास जाना पड़ा। फिर वहाँ पे मैंने एक वो माइनर प्रोसीजर करवाया वो क्लॉट हटवाने के लिए। फिर फिर कुछ महीने वो चीज़ सही हुई, ठीक है। फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली पहले से ही थे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था। तो फिर मेरे साथ ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि मतलब वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो गई मेरे लिए, क्योंकि इंजेक्शंस काफ़ी लगने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बोल ही दिया था डॉक्टर ने कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी इनकी प्रेगनेंसी। तो इंजेक्शंस उसको सपोर्ट देने के लिए रेगुलर इंजेक्शंस लग रहे, 2-2 3-3 इंजेक्शंस, पर 2 भी इंजेक्शंस लगवाओ, ऑफिस में जाओ, वहाँ बैठो। तो उस ड्यूरेशन में भी मैं वो चीज़ कर रही थी। बट अल्टीमेटली मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। और जब मुझे सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन तब होता है जब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब कहीं पे भी बस मैं रेस्ट पोजीशन में, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना पसंद है। तो उस समय पे मुझे ये लग रहा था कि यार पूरे रेस्ट पोजीशन में चले गए हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तब हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है, एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। बट फिर 2-3 महीने में ही वो मिसकैरेज हो गया मेरा। तो अगेन उसकी प्रोसीजर हुई, तो मेरी हेल्थ काफ़ी शिफ्ट हुई और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी रही थी। तो हैवी डोजेस ऑफ इंजेक्शंस, हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन्स उसको सपोर्ट के लिए रही। फिर मिसकैरेज हुआ तो उसकी प्रोसीजर के लिए काफ़ी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन्स, प्रोसीजर सब चीज़ रही। तो मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी। और फिर ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंजेक्शन मेरी हेल्थ सडनली वेट गेन होने लग गया मेरा। तो अब उस ड्यूरेशन में आई कांट एक्सरसाइज, क्योंकि मैं मतलब हिल डुलना ही मेरे लिए मुसीबत था। तो मैं एक्सरसाइज तो क्या ही करो। तो फिर उस जर्नी में सीधा सा ये रहा कि यार करना है चीज़ों को। कंपनी भी है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी हैं, और मैं अपने आप को पुश करती रही। काफ़ी इवेंट्स हमने उस पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइज करवाए ई रूफ के। वहाँ पे मैंने होस्टिंग करी। बहुत समय ऐसा होता था जब मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता था कि यार अब तो हो ही नहीं रहा है मुझसे, पर तो भी आई जस्ट टेक रेस्ट, क्योंकि आज सैटरडे है, आज इवेंट है इवनिंग में, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। शाम को मैं वो चीज़ को अटेंड और होस्ट ज़रूर करूँगी। तो जब ये चीज़ें आई, जब फिर सेटल डाउन हुई ये चीज़ें, तब मैंने वापस से एक्सरसाइज और इस चीज़ को लास्ट ही मंथ से मैंने वापस से स्टार्ट किया कि मैं अपनी बॉडी को वापस से उसी शेप में ले जाऊँ और उसी हेल्थ वाइज अपनी चीज़ों को ले जाऊँ। एंड होपफुली वो जर्नी अब स्टार्ट हुई है, तो अब वो जो ये ईयर है वो कैसा रहता है वो आगे पता चलेगा। मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट एंड ऑफ द टाइम कि राइट, फिजिकली फिट रहना इम्पोर्टेंट राइट। है, वही आपकी मोटिवेशन है, काम में भी वही आपकी सो एनर्जी देता जो है। मेजर थिंग मतलब मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स या जो भी बनना भी चाहते हैं उन्हें ये शेयर करना चाहूंगी कि हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, क्योंकि आपको बहुत समय तक लॉन्ग अवर्स तक काम यस करना रहता है। तो यस यस। आपका न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चीज है जो कि न्यूट्रिशन वाइज ले रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बूस्ट अप तभी रहेगी। नहीं तो एट द एंड क्या होगा कि 6 बजे 7 बजे आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाओगे, आपके पास नई आइडियाज जनरेट करने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, आप एक ये फोरम भी चलाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फोरम टू क्रिएट? सो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी इसी मोटिव से स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली कि बहुत सारे लोग हमें देखते थे कि यार स्टेज पे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, राइट। वो एक्सपोजर नहीं ले पा रहे
फिर ऐसा होता था कि जब एक समय लोग जो गिनती के लोग हैं उन्होंने एक्सपोजर ले लिया, फिर वही वही सर्कुलेट होते रहते हैं, राइट, क्योंकि कोई और नया उठ के आ नहीं रहा है। तो हमने ये कम्युनिटी इसी एम से चालू करी कि हम वैसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। ओके। तो फॉर एग्जांपल किसी का स्मॉल बिजनेस है, किसी का कुछ भी, मतलब वो स्टार्ट ही कर रहा है या कोई स्टार्ट कर चुका है, एक बीच फेस में अटका हुआ है, तो उन लोगों को हमने गैदर किया, उन लोगों को हमने स्टेज दिया कि आप अपनी लर्निंग्स अभी तक क्या है वो शेयर करो, और एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने उन लोगों को कनेक्ट किया कि आप यहाँ से अपनी जर्नी को कैसे ले जा सकते हैं। तो फिर हमने एक्सपर्ट सेशन कराने चालू करें, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको शेयर किया था लाइक ऑफ द कैमरा जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, कि हमने नितिन सेठी जी को बुलाया जो अडानी वन के फाउंडिंग मेंबर है, पहले इंडिगो में थे वो वीपी। फिर हमने अभी रिसेंटली लास्ट जो हमने किया था मिंत्रा के एक्स सीएमओ जो थे, जो अब अभी अप स्टॉक्स में, एंड देन रिसेंटली जॉइन दी एचडीएफसी। सो इन लोगों को हमने बुलाना चालू किया ताकि इन लोगों को हम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, लार्ज पिक्चर दिखा सके कि कैसा ग्लोबली काम हो रहा है। और जो हिमांशु है, ऑब्वियसली जो सबसे मेन जो एजेंडा इसमें था कि फाउंडर हमेशा अकेला होता है, राइट। तो हिमांशु का हमेशा से यही कहना है, वो अपनी हर स्पीच में भी यही चीज कहते हैं कि कभी भी किसी भी स्टार्टअप का फ्यूनरल नहीं होना चाहिए। तो एक कम्युनिटी ऐसी होना चाहिए कि अगर कोई परेशान है तो वो कम्युनिटी में दूसरे के पास वो जा पाए, ऐसे दोस्त बन जाए। और फाउंडर्स में हमने ये बॉन्डिंग लाइक बनाए। मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर रूफ के बारे में किसी मेंबर से पूछोगे कि क्या एग्जैक्टली इस कम्युनिटी से मिला, तो आई थिंक वो बॉन्ड, वो जो लव का बॉन्ड है एज अ फाउंडर एक दूसरे के लिए, वो आई थिंक बहुत अच्छा बॉन्ड जो है क्रिएट हुआ। काफी हमारी कम्युनिटी में से काफी ऐसे ग्रुप्स हुए जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर आज वो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। तो मतलब ये जब हम देखते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है कि दिस इज समथिंग जो कि हम क्रिएट कर पाए इस पर्टिकुलर सिटी में। तो काफी ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जो पहले नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने नेटवर्क को ओपन किया इन सभी के लिए, और उन लोगों की फ्रेंडशिप हो गई। तो कोई हमारी इनिशियल जर्नी में था और कोई अभी रिसेंटली अगर जुड़ा होगा तो उन लोगों की वाइज मैच हुई और वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए। तो ऐसे काफी लोग हैं जो दोस्त बन गए, बिजनेसेस में एक दूसरे की हेल्प करने लगे, एक दूसरों को रिफर करने लगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, तो उन लोगों को भी एक्सपोजर मिला। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। एंड आई बिलीव कि हम कुछ और बेहतर और कुछ और अच्छा इंदौर सिटी को इसके थ्रू दे पाए। कितने लगभग एंटरप्रेन्योर्स होंगे आपके इस कम्युनिटी में? सो आई थिंक इंदौर और ग्वालियर चैप्टर को मिला के अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस मेंबर्स ऑब्वियसली हो चुके हैं। So they are all doing. And why you have chosen Gwalior, not Bhopal, not Jabalpur? Gwalior has the bigger opportunities. नहीं, ऐसा नहीं है। Exactly हम लोगों, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो ग्वालियर में हम लोगों के कुछ नेटवर्क के ऑलरेडी पीपल थे, क्योंकि इस वाले नेटवर्क में या यहाँ पे इवेंट्स ऑब्वियसली करते थे, तो वो इजी टू गो था कि हमें वहाँ पे एक हेड बनाना इजी था कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम वहाँ पे रेगुलरली इवेंट्स के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो वी नीड समवन जो कि वहाँ पे टेक केयर करे। तो वी हैंडेड ओवर दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ई-रूफ के अंडर आप वो इवेंट्स को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो हमें पर्टिकुलर एक रिलायबल पर्सन जो कि इसको आगे बढ़ा सकता है, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वहाँ पे चैप्टर्स को लॉन्च कर रहे हैं। महाराष्ट्रियन पूरनपोली की इंदौरी पोहा क्या प्रेफर करते हैं? वैसे जैसे मैं इंदौर में जन्मी हूँ, पली बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली इंदौरी पोहा। कम्युनिटी को छोड़ना है महाराष्ट्रियन को। And how you see that there is a mental stability which is very very important for every single entrepreneur, because जब तक वो mentally strong नहीं होंगे तब तक ये बहुत difficult है, क्योंकि जो challenges वो हर रोज face करता है उसके साथ खड़े रहना, डट के खड़े रहना, और again have the winning opportunity कि next day again I have to win. So mental stability I think entrepreneur नहीं, एक हर human being की necessity है. True. Right? मतलब उसमें भी जब हम
एंटरप्रेन्योर के केस में आते तो वो नेसेसिटी और ज्यादा नेसेसरी हो जाती है, राइट? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी फैमिली की, उसकी टीम की, जिसको उसने सपने दिखा दिए हैं कि तुम्हारा सपना भी इसी सपने से पूरा होने वाला है, तो वो उसके लिए एक तरह की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको पूरी करनी है। जब भी कोई फाउंडर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि उसको जो मेजर मेजर जो चीज़ खाती होगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मेरी सोच से जो उसे चीज़ जो बॉदर करती होगी बहुत ज़्यादा, वो वही करती होगी कि अगर मुझे किसी चीज़ को बंद करना पड़ रहा है तो आज इतने सारे जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी वो कहीं ना कहीं छूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ छूट रही है। तो वो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि उससे आपको उबर आना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये वाली जो कम्युनिटी है या जो भी आपके दोस्त बनते हैं या जैसे इस तरह की कम्युनिटी से आप, कोई भी कम्युनिटी, उस तरह की कम्युनिटी से आप जुड़ते हो, जब आप फाउंडर्स के फ्रेंड्स बनते हो, आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि हमें रखना है कि हमको एक दूसरे के प्रति कभी भी ग्रजेस नहीं पालने। Yes. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि किसने क्या बोला, वो कम्युनिकेशन, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी इवन हो सकता है। तो अगर आपको आपकी मेंटल स्टेबिलिटी लाइफ में रखना है तो पहले तो किसी से भी आप ग्रजेस मत पालो, आप फॉरगिवनेस वाली जो स्किल है वो एडेप्ट करो, मतलब वो आप में होना चाहिए, वो क्वालिटी आप में होना चाहिए, क्योंकि आप जब चीज़ों को फॉरगिव और लेट गो कर देते हो तभी आप चीज़ों को, मतलब आगे आप बढ़ पाओगे। तो मेंटल स्टेबिलिटी आपकी उसी से बनेगी, क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, वो वहीं वहीं घूमती रहेगी, विच इज़ लाइक वो आपकी फिर हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगी, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे ऐसे सपोर्टर्स हो जिन्होंने हमें किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट किया हो या हमें ग्राउंड से उठाया हो, उनको हम याद रखें, क्योंकि एक बहुत ग्रेटिट्यूड बार की फीलिंग होना जरूरी है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे लोगों को ही भूल जाते हैं या ऐसे लोगों को ही फिर वो दिखाने लग जाते हैं कि मतलब आप तो कुछ नहीं हो, हम अब इतने बड़े हो गए, राइट? बट आपको अपनी रूट्स को हमेशा पहचान के रखना है और उस पे ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि अगेन आप लाइफ में अगर वो सिचुएशन आई जहाँ पे आपको उस पर्सन ने सपोर्ट किया है और अगर वापस आप उसमें उस दलदल में अगर फंसते हो तो वो ही पर्सन है जो आपके माइंड में पहला आएगा कि यार ये पर्सन से मैं डिस्कस करता हूँ। ऑब्वियसली आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपके इर्द गिर्द काफी फैन फॉलोइंग हो गई, बट वो आपको सपोर्ट नहीं करने आने वाले। तो इसलिए आपको लोगों को, मतलब रिश्तों को लेकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको आपकी लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी रखना है, क्योंकि आपकी जब भी मानसिकता पे कुछ भी दबाव आता है, जब भी आप इस तरह से महसूस करते हो, तो ये वही लोग हैं जो कि आपको वहां से ओवरकम करने में मदद करते हैं। और अदर थिंग कि अगर आप भगवान में ऑब्वियसली बिलीव करते हो तो उनसे प्रेयर्स करना या उनकी तरफ ध्यान लगाना इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि करना चाहिए हर किसी को। वो अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिस को फॉलो करना ही करना चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी है और उस एनर्जी पे अगर आप विश्वास रखते हो तो आप अपने आप को बैड से बैड सिचुएशन में भी निकाल कर ले जा सकते हो, इवन इफ यू आर लोनली, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरे साथ ये सब तो नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, या इस सिचुएशन में सपोर्टर है भी पर वो उतनी क्षमताएं नहीं कि वो उस चीज से मुझे निकाल पाए। तो वन ऑफ द बिलीव दैट यू शुड हैव इज ऑन गॉड। तो उनसे भी आप कनेक्शन बिल्ड करना चालू करो। आप रोज अपनी प्रेयर्स करते हो या जो भी आपके इष्ट देव अगर मैं बोलूँ तो जो भी है आप उनसे ज़रूर प्रेयर करो इन टर्म्स ऑफ कि आप सिर्फ एक कनेक्शन बिठाओ। आपको उससे ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बोल दिया और कल मुझे उनसे मिल जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ। इट्स जस्ट टू बिल्ड द कनेक्शन, ताकि आपको ये पता रहे कि मेरे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट करती है। ओके,
Thank you very much, Komalji, for Thank giving us you. your time. And I think it was a very insightful discussion that we had, and our viewers will be seeing a lot of insights out of this discussion. How about your experience? What was your experience on this conversation and this discussion? सो आई थिंक मतलब ये समय इतना हो गया है और इतना निकल भी गया है, तो मुझे तो पता भी नहीं चला, क्योंकि एक तरह का मेरे लिए लाइफ का एक रिकैप रहा है और मेरी लर्निंग्स का रिकैप रहा है, क्योंकि Yes. जनरली हम इस तरह से बात नहीं करते, बहुत छोटी Hmm. छोटी आने वाली चीज़ों पे बात करते हैं, पर जो गुजर चुका है, जो हो चुका है और जो चीज़ें लर्न कर ली है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड ऑब्वियसली आपको, आपकी एंटायर टीम जो ऑफ द कैमरा है, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, एंड थैंक यू फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली। Thank you very much, ma'am. Thank you very much for your time, ma'am. थैंक यू। So this was the podcast with Komal Chaturvedi, co-founder and CEO of Motionagility. And I hope you had a insightful podcast about Motionagility and you understood the role of AI and the digital world so far. बिफोर एंडिंग द शो आई मस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपने कमेंट के थ्रू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप किस टाइप का गेस्ट हमारे पॉडकास्ट के शो में चाहते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज गिव योर कमेंट on my Hindi language so that I can also improve my Hindi vocabulary to some extent. And please don't forget to subscribe the channel so that you can have all the updates from our end. And thank you very much for watching the entire podcast and signing it off.